दोस्तों ये जो वीडियो है एक अवेयरनेस की वीडियो है। उत्तर प्रदेश से एक ऐसा केस निकलकर सामने आया जहां पर राष्ट्रीय गान के साथ में अभद्रता की गई। यहां पर देखिए ये बदतमीजी की गई राष्ट्रीय गान बजाकर, जो कि राष्ट्रीय गान का अपमान होता है, यहां पर उस कैटेगरी में आता है। क्या इसके लिए हमारे देश के अंदर में कोई सजा है? जी हाँ, अगर कोई भी राष्ट्रीय गान के अंदर में किसी तरह का विघन डालता है या फिर उसके साथ में कोई अभद्रता करता है या फिर उस टाइम पर अटेंशन नहीं रखता है या फिर राष्ट्रीय गान को 52 मिनट में खत्म नहीं करता है या किसी भी तरीके से उसका अपमान करता है, तो 3 साल की सजा हो सकती है और भारी दंड भी इसके ऊपर लग सकता है। तो इन साहब को जो है पुलिस ने धर लिया गया है, वो अपनी कार्रवाई करेगी। आज के बाद में कभी जिंदगी में ऐसी बदतमीजी नहीं करेगा। पर अगर कोई करता है ऐसी बदतमीजी तो आप लोगों को बताना है कि ये एक कानून अपराध है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इनकी रेस्पेक्ट करें। हाउस द जोश, हाउस द जोश। दोस्तों हमारा राष्ट्रीय ज्ञान हो गया, हमारा संविधान हो गया, ये यार हमारे लिए एक तरीके से गर्व की बात है कि हमारे पास में ये चीज़ें हैं, तो इनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए यार हमेशा। कोई भी ऐसा अभद्र व्यवहार करें तो आप लोगों को रोकना चाहिए। जैसे उस वीडियो में अगर आप लोगों ने देखा होगा, पीछे दोस्त भी था, वो भी हंस रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो अगर कोई आप लोगों के सामने ऐसी हरकतें करता है तो उसको रोके। और वीडियो अपलोड कर रहे हैं ऊपर से सोशल मीडिया के ऊपर, मतलब बदतमीजी की पराकाष्ठा आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। आज है संडे, संडे को फंडे बनाते हुए थोड़ा सा स्टडी डे भी बनाएंगे शानदार तरीके से। काफ़ी कुछ आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरी की पूरी बैलेंस डाइट जो है वो आप लोगों के सामने है। 12 फरवरी INA इंपोर्टेंट न्यूज एनालिसिस बैलेंस डाइट है, जिसमें हम लोग द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, डाउन टू अर्थ अलग अलग इसके आर्टिकल डिस्कस करते हैं, वो भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, प्लस MCQ की प्रैक्टिस रहेगी। मजा आ जाएगा आप लोगों का सुनकर, खासकर जब मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। बहुत ही शानदार आर्टिकल है यहाँ पर, प्राइमेसी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के बारे में। चक्षु खुल जाएंगे आप लोगों के। कई सारे क्वेश्चन भी रहेंगे इसके अंदर में और आंसर राइटिंग भी दूंगा। इसी के साथ में यहाँ पर एक नेशनल पार्क के बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा, क्यों है रिसेंटली अभी न्यूज़ में। यहाँ पर इसी के साथ में नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, इसी के साथ में नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक, तो दोनों आप लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का काम करेंगे। अब्राहम लिंकन साहब से रिलेटेड भी डे है और डार्विन डे भी बात करूंगा, आखिर क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ढंग से समझेंगे। मोशन ऑफ थैंक्स किस आर्टिकल में है आप लोगों को बताना है। एल्डर मैन क्या है कॉन्सेप्ट, अभी क्यों न्यूज़ में है। वाटर की क्वालिटी, हमारे शरीर के अंदर में कितना पानी पाया जाता है क्या आप लोगों को पता है। पूरी पृथ्वी पर कितने भाग पर पानी है क्या आप लोगों को पता है। डिकन्सोनिया क्या है इसके बारे में समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन दोस्त क्या आप लोगों को पता है क्यों चलाया गया, समझेंगे डिटेल में अच्छे से। इसी के साथ में यहाँ पर प्रीलिम्स के रिलेटेड जो कुछ फैक्ट्स हैं वन लाइनर टाइप के, 5 नेशनल लेवल की न्यूज़ देखने को मिलेगी, समझेंगे। इसी के साथ में 5 इकोनॉमी की न्यूज़ है, 3 वर्ल्ड लेवल की न्यूज़ है। यहाँ पर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ रहेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वनडे टाइप एग्जाम के लिए। CSET का क्वेश्चन रहेगा, एक पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में बात करूंगा। और यहाँ पर इसी तरीके से आप लोगों को देख सकते हैं, हमारे आज के SLV कमांडो है यहाँ पर पोंखरी। तो अगर आप लोग भी अच्छे से यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं टकटकी लगाकर, तो आप भी SLV कमांडो बन सकते हैं। बाकी एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा यार, कि साइलेंस जो होता है वो बेस्ट रिप्लाई होता है किसी भी ऐसे बेवकूफ़ इंसान को जो आप लोगों के साथ में ढंग से ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। जिंदगी में ना, अगर आप लोगों के साथ में कोई कुछ गलत कर रहा है, आप लोग बस अपने आप को शांत रखो। ये इतना खतरनाक वेपन है कि आप लोग इसकी पावर तब समझ पाओगे जब आप लोग इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट करोगे। हम क्या करते हैं, सामने वाले ने एक बात बोली नहीं, हम लोग भड़क पड़ते हैं। तो ये बात आप लोग समझिए कि अगर आप लोग शांत रह पाते हैं तो वो जो भी हरकतें करेगा वो खुद ही अपमानित होकर जो है बेसिकली जिंदगी में बर्बाद होता हुआ नजर आएगा। कोई आप लोग कुछ भी बोल रहे हैं ना, आप लोग शांति में वहां से निकल जाओ, ठीक है। सामने वाले इंसान को रिप्लाई मत करो, रिप्लाई कर कर आप लोग उसको उकसाते हो और उल्टी सीधी हरकतें करने के लिए उसको तैयार करते हो। तो कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि उसका और ज़्यादा भाव बढ़ा देते हो। तो उसका भाव अगर गिराना है तो अपने अंदर आप लोगों को ठहराव लाना पड़ेगा। और अपने अंदर ठहराव लाने का सबसे सही तरीका यह है कि ऐसे इंसानों से डिस्टेंस बनाकर रखें। जो भी कोई ऐसी हरकतें करना स्टार्ट करता है तुरंत वहाँ से निकल लो, उसको उसकी लाइफ को एंजॉय करने दो। इससे आप लोगों के दिमाग में भी शांति रहेगी और अपने काम पर आप लोग फोकस कर पाओगे। किसी भी इंसान को सलाह मत दो। कोई भी इंसान है सड़क पर जा रहा है, उसको सलाह देना स्टार्ट कर दो, नहीं, वो टाइम वेस्ट करेगा आप लोगों का। क्योंकि इंसान को उसी को सलाह देनी चाहिए जो आप लोगों से सलाह मांगने आए, ठीक है। तो बिना मांगे सलाह किसी को नहीं दे जिंदगी में, क्योंकि वो उसको फॉलो ही नहीं करेगा। बिना मांगे सलाह अगर देनी भी है तो ऐसे करीबी इंसान को दे जो कि आप लोगों की बातें सुनता है, जो समझता है, जो कि आप लोगों की बातों की रेस्पेक्ट करता है। जैसे कि मैं आप लोगों को बिना मांगे सलाह देता हूँ कई बार, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर आप में से कुछ भी बच्चे जो है उसको सीखेंगे, लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, तो वो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आएगा। तो वहीं पर ही अपनी एनर्जी को आप लोगों को लगाना है जहां पर उसका कुछ रिजल्ट निकल कर आ सके। आप लोग ये मम्मी पापा बिना मांगे आप लोगों को सलाह देते हैं, वो इसलिए देते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप लोगों की लाइफ जो है वो प्रोडक्टिव हो सके।
पर आप लोगों को किसी को बिना मांगे ज़्यादा सलाह नहीं देनी चाहिए, ठीक है। उसी को देनी चाहिए जो लगता है कि सुन सकता है। अगर देनी भी है तो एक बार देकर साइड में हट जाओ, फोर्स मत करो किसी इंसान को, ठीक है। बाकी समय जो है वो बलवान होता है, वो अपने आप सिखा देगा। अपने काम पर फोकस रखो, अपने दिमाग को शांत रखना सीखो। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो ज़िंदगी में आप लोगों को इंप्लीमेंट करनी है। ये इंसान बहुत ही दर्द में है, IMF ने अभी इसको पैसा दिया इस इंसान की बहुत अभी रिसेंटली दिक्कतें देखने को मिली। ये रोने लगा आकर पाकिस्तान के सामने, बोला कि पता नहीं कहाँ कहाँ अंगूठा लगवा लिया मेरे से पैसा देने के लिए, तुम नहीं समझ पा रहे हो मेरी क्या कंडीशन है। तो कौन है ये पर्सन बताइए। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात यार, आज की वीडियो के लिए मैं आशा करूंगा कि कोई ऐसी कंडीशन देखने को न मिले। मेरे दिल से कल एक टॉपिक पढ़ाया, वो बेसिकली आप लोगों को पता है, उसका नाम भी नहीं लूंगा मैं यहाँ पर अब। वो पर्टिकुलर जो टॉपिक था उसका बेसिक पर्पज मेरा ये था कि आप लोगों को उसकी चीज़ के बारे में पता चल सके। और वो बेसिकली टॉपिक नहीं था, वो हमारे देश की रिपोर्ट थी जो कि NCRB के द्वारा डेटा प्रस्तुत किया गया। तो मैंने उसको इतने चाह से पढ़ाया, मैंने कहा कि यार किसी की ज़िंदगी में कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो कम से कम उससे उबर सके। और यूट्यूब ने क्या किया उस वीडियो के साथ में, बोल दिया कि 18+ के लिए है ओनली, यानी कि 18 साल से नीचे का तो उसको खोल नहीं पाएगा, और एज रिस्ट्रिक्टेड कर दी। ये आप लोगों ने कल फील किया होगा, ठीक है। दुनिया भर के चैनल ऐसे हैं यूट्यूब पे जो पता नहीं क्या क्या पढ़ाते रहते हैं, पढ़ाते नहीं मतलब क्या क्या करते रहते हैं, ठीक है। पढ़ाने वाले तो खैर डिसेंट वे में काम करते हैं, पर क्या क्या करते रहते हैं उनकी वीडियो पे आप लोग कभी नहीं देखने को मिलेगा। दुनिया भर की गालियाँ देते हैं और पता नहीं क्या करते हैं मैं यहाँ पर एजुकेशनल चैनल चला रहा हूँ, जिसके अंदर मैं लोगों को गाइड करने की कोशिश करता हूँ, मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ, कुछ अच्छी बातें बताने की कोशिश करता हूँ, तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। समझ रहे हैं। ये चैनल जो है काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर इसके ऊपर कई सारी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई हैं, मुझे पता है। मैं आप लोगों को शेयर नहीं करता हूँ, कभी मौका आएगा तो मैं दिखाऊंगा भी आप लोगों को कुछ और बातें जो मैंने अब तक नहीं बताई है। पिछले लगभग कुछ महीने से कुछ और भी हो रखा है चैनल के साथ में। मतलब बताऊँ तो चैनल के ऊपर में स्ट्राइक भी आ रखी है, ठीक है। ये मैं आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करना चाह रहा था, कभी मौका मिलेगा दिखाऊंगा। मैंने बाकायदा उसके लिए सारी चीज़ें रख रखी हैं, वो भी बिना बात की, ठीक है। तो यहाँ पर चैनल को बेसिकली कई बार रिपोर्ट भी किया जाता है, वो भी मुझे पता है। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। पर लेकिन मेरा बेसिक पर्पज़ यार ये रहता है कि आप लोग पढ़ते रहो और इन्जॉय करते रहो, तो ताकि आप लोगों की चीज़ें अच्छे से चलती रहें। इसीलिए मैंने कल की वीडियो फिर से अपलोड कर दी, वो वाला टॉपिक बेसिकली डिलीट करके, और वो वाला टॉपिक मैं अलग से प्रोवाइड करा दूंगा। जिसने नहीं देखा तो कल की वीडियो ज़बरदस्ती देख लेना। आप लोगों के फ़ोन से अगर नहीं खुल रहा है, 18 साल से नीचे के हैं आप लोग, तो अपने मम्मी पापा के फ़ोन से उसको खोल कर देख लेना, वो वीडियो आप लोगों को दिख जाएगी। उसमें जो टॉपिक है उसको जरूर देखिएगा, बहुत फ़ायदा आप लोगों को करने वाला है। यूट्यूब का पता नहीं क्यों नहीं पसंद में आया, या फिर किसी ने लग के उसको 2-4 ने रिपोर्ट कर दिया होगा, तो ऐसी हरकतें देखने को मिलती हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट यहाँ पर मैं करूँगा, जब भी आप लोग वीडियो पे आया करें ना, एटलीस्ट वीडियो देखने के बाद में आप लोग लाइक कर दिया करें वीडियो को, ठीक है। ये लाइक करना या फिर डिसलाइक करना या फिर आप लोगों का कमेंट करना, ये फीडबैक होता है यूट्यूब के लिए। उसको इससे पता चलता है कि ये वीडियो कैसी है। 50, 60, 70 हज़ार लोग आदमी देख रहे हैं और ओनली लाइक कितने आते हैं, 5,000 या फिर 6,000। तो इससे एक रेशो जो होता है ना कि हाँ वीडियो कैसी है, अच्छी है फिर बुरी है, तो यूट्यूब ये लगता है कि हाँ यार अच्छी नहीं होगी ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा लोगों ने लाइक नहीं किया। तो अगर आप लोगों को लगता है कि लाइक करने लायक वीडियो नहीं है, तो मैं बोलता नहीं हूँ लाइक करो, मैं बोलता हूँ डिसलाइक कर दो, पर एटलीस्ट अपनी रिएक्शन दिखाओ। डिसलाइक कर ही दिखाओ कम से कम, उसको यूट्यूब को इंगेजमेंट दिखेगा। लाइक कर लो या फिर डिसलाइक कर लो, कि हाँ डिसलाइक करने के बाद में वीडियो को वैसे डाउन करेगा वो, ज़्यादा डिसलाइक कर दोगे तो कम से कम वीडियो तो हटेगी। अगर पसंद नहीं आ रही है तो एक साइड में कम से कम आप लोग रहो कि लाइक करनी है फिर डिसलाइक करनी है, ताकि चीज़ें जो हैं पता चले यूट्यूब को भी कि सही है गलत है। अपना जो भी फीडबैक हुआ करे वो फीडबैक दे दिया करो। एटलीस्ट 3 चीज़ें होती हैं, लाइक, डिसलाइक, इसी के साथ में कमेंट, इसी के साथ में शेयर। इनसे पता चलता है यूट्यूब को कि ये वीडियो कैसी है। अगर वो ज़्यादा होंगे तो फिर यूट्यूब ऐसी हरकतें करने से बचेगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों से ये इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये यूट्यूब के आंख, नाक और कान है, जिसके थ्रू आप लोग यूट्यूब को ये बातें बता सकते हो। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी। वैसे मैंने वीडियो फिर से अपलोड कर दी थी वो टॉपिक हटा के, वो टॉपिक मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, उसको आप लोग वहाँ से जाकर देख लेना। बाकी सारी चीज़ें सही हैं, अच्छे से एंजॉय करते रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, जब तक मैं हूँ। चैनल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है टेलीग्राम पर पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। टेंशन मत लेना। वी टॉक्स के नाम से दूसरा चैनल है, वहाँ पे डालेंगे, वो भी जाएगा, एक और चैनल बनाएंगे। आप लोग टेंशन मत लेना, पढ़ते रहो, पर फीडबैक दे दिया करो, बस इतना सा आप लोगों से, क्योंकि इसमें कॉस्ट भी नहीं लगता कोई, कि आप लोगों का पैसा लग रहा है, टाइम लग रहा है बहुत ज़्यादा, ऐसा भी नहीं है कोई, तो वो काम कर दिया करो, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं, एंजॉय करो और सही से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहो, ठीक है। दोस्तों, आप लोगों ने हमेशा एक बात सुनी होगी, खासकर घर वाले ये बात बोलते हुए नजर आते हैं कि उसकी संगति में मत रहना वरना बिगड़ जाएगा। संगति जो है वो इंसान की जैसी होती है, उससे पता चल जाता है कि वो लाइफ में कितना आगे बढ़ने वाला है, उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे रहने वाली है, वो लाइफ में अपने टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करने वाला है, वो किस तरीके से इस दुनिया में अपना कंट्रीब्यूशन देने वाला है, ये उसका इन्वायरमेंट बता देता है।
अभी मैं आप लोगों से यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ, अभी नेशनल प्रोडक्टिविटी डे के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। 12 फरवरी को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है और कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर में क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पर कि कैसे आप लोग एक प्रोडक्टिव कल्चर बना सकते हैं। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि गूगल में जॉब करना सबसे शानदार माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा इन्वायरमेंट रहता है कि लोग जो हैं वो अच्छे से अपना काम कर पाते हैं और खुश भी रहते हैं। तो इसी के पैटर्न में आप लोग समझ सकते हैं कि लोग काम कर लेंगे, पहले उनका अंदर से खुश रहना जरूरी है। जबरदस्ती अगर किसी से काम करवाओगे तो वो उतनी प्रोडक्टिविटी में या फिर नेचुरल तरीके से वो काम नहीं करेगा, और अगर एक इंसान से वो काम कराओ जो उसकी पसंद का है तो फिर तो बल्ले ही बल्ले। तो बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है कि इट इज सेलिब्रेटेड बाय द नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के द्वारा ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, और ये चांस टू सेट गोल, यानी कि एक चांस देता है कहीं ना कहीं कि आप लोग एक गोल सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने कल आप लोगों से बोला था कि 11 फरवरी है, प्रॉमिस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, तो कई सारे बच्चों के द्वारा बोला गया सर 12 फरवरी को कैसे एक्सप्लेन करोगे। मैंने बोला अच्छा जी, तो 12 फरवरी नॉर्मली जो कैलेंडर का जो वीक चलता है उसमें किस डे के रूप में आता है, तो आप लोग इस डे को सेलिब्रेट कर सकते हैं अपने मम्मी पापा के साथ में। बचपन में देखा नहीं है कैसे छोटे छोटे बच्चों को, बिल्कुल जो भी देखे मेरा बच्चा ऐसे ऐसे करके, छोटे छोटे बच्चों को मतलब जो भी देखे ये चलता रहता है। आज भी आप लोग ये डे सेलिब्रेट कर सकते हो अपने मम्मी पापा के साथ में, या फिर आप लोग की जिंदगी में अगर ऐसा कोई है तो उसके साथ में सेलिब्रेट कर सकते हो। इसमें कौन सी बड़ी बात है, शर्मा क्यों रहे हो यार से बोलने में। तो हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको बोलने में लोग शर्माते हैं, यानी कि एक तरीके से हर एक इंसान की जिंदगी में वो चीजें हैं पर लेकिन फिर भी शर्माते हैं। ठीक है, हम लोग पैदा एक प्रोसीजर के थ्रू हैं पर लेकिन बात करने में शर्माते हैं, तो ये गलत है। इनके ऊपर बात होनी चाहिए, तभी तो बच्चे जो हैं उन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो ये बातें हैं, तो सेलिब्रेट करना है कि नहीं, और प्रॉमिस करो कि अपनी प्रोडक्टिविटी जो है वो जरूर बढ़ाओगे। कई सारे बच्चों के द्वारा प्रॉमिस किया गया कि सर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मॉर्निंग में टाइम से उठ के अपना शेड्यूल फॉलो करूंगा। तो ये एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ये अपने आप से प्रॉमिस करने के लिए बोला था मैंने, ना कि मेरे से। अपने आप से प्रॉमिस करो, क्योंकि अपने आप को आप लोगों को ये चीज़ें बतानी है और काम भी आप लोगों को अपने आप से ही करना है। मैं तो जस्ट एक मीडियम होऊंगा आप लोगों के लिए, पर लेकिन काम आप लोगों को ही करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने अभी बात की आप लोगों से एक डे के बारे में, इसके ऊपर पूरा एक वीक यानी कि सप्ताह दिया जा रहा है आप लोगों को 12 से लेकर 18 फरवरी तक। अगर आप लोग चाहते हैं 12 से लेकर 18 फरवरी तक कुछ ऐसे टारगेट सेट करना अपनी जिंदगी में कि हाँ अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे कैसे इन्हेंस करनी है, तो आप भी यहाँ पर इस तरीके से सेट कर सकते हैं। जैसे हमारे देश में प्रोडक्टिविटी वीक सेट किया जा रहा है, 12 से 18 तक ये चलने वाला है। इसमें क्या थीम रखी गई है, डे की थीम मैंने आप लोगों को बता दी, पर वीक की थीम क्या है। वीक में बोला गया कि प्रोडक्टिविटी, ग्रीन ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। तो सेलिब्रेटिंग इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, आप लोगों को पता है हमारे पास में G20 प्रेसिडेंसी है, तो उसी के पैटर्न में यहाँ पर ये थीम भी आप लोगों को देखने को मिल रही है। और ये कॉमन सेंस भी है यार, जब एग्जाम में आप लोग जाकर बैठो ना, किसी क्वेश्चन में थीम आ जाए अगर लिखी हुई और आप लोगों को लग रहा है कुछ ऐसी चीज़ है कि ये तो यार बार बार सुनने को मिल रही है, तो चांसेस है कि उसी के रिलेटेड वो थीम होगी। प्लास्टिक के बारे में जब बातें कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे डे थे जिन्हें प्लास्टिक का जिक्र किया। क्लाइमेट चेंज के बारे में बातें कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे डे थे जिसमें क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की गई। तो थोड़ा सा पैटर्न भी समझने की कोशिश किया करो, उससे आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, तो डे भी हो गया और वीक भी हो गया, दोनों अलग अलग हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। एक डे है यहाँ पर बात करता है अब्राहम लिंकन डे, या फिर लिंकन डे के नाम से भी जानते हैं यहाँ पर। ये भी 12 फरवरी को ही सेलिब्रेट किया जाता है। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, अब्राहम लिंकन साहब। अगर कभी मौका मिले तो आप लोग इनकी जीवनी पढ़ना, आप लोग की जिंदगी में चीज़ों को देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा। दुनिया में कोई सबसे ज़्यादा फेल होने वाला इंसान अगर कोई आप लोग देखोगे ना, और उसके बाद भी सक्सेस हो और एक दुनिया के सबसे ताकतवर देश का प्रेसिडेंट बने, तो उदाहरण है अब्राहम लिंकन साहब। इनके द्वारा डेफिनेशन दी गई बड़ी शानदार कि कैसी होनी चाहिए डेमोक्रेसी, यानी कि जो लोकतंत्र है वो कैसा होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया है कई बार कि किसके द्वारा ये बोला गया है कि डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यानी कि लोगों का शासन है लोगों के द्वारा लोगों के लिए। तो ये डेफिनेशन इन्हीं के द्वारा यहाँ पर दी गई थी। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे यहाँ पर, तो ये आप लोग स्टेटमेंट भी यूज करते हैं जब आप लोग कोई आंसर लिखते हैं डेमोक्रेसी से रिलेटेड, तो ये कई बार स्टेटमेंट भी यहाँ पर यूज की जाती है। तो 12 फरवरी क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इनका बर्थडे है, तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ऐसे किसी एक पर्सनैलिटी का नाम बताओ जिनकी जीवनी आप लोगों ने पढ़ी है इस जिंदगी के अंदर में। अगर नहीं पढ़ी है तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, इनकी भी आप लोग पढ़ सकते हैं, या फिर सबसे पहले अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो APJ अब्दुल कलाम सर से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप लोग महात्मा गांधी जी से स्टार्ट कर सकते हैं,
या फिर आप लोगों को जो भी आप लोगों को लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, तो उससे आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर नहीं पढ़ी है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि किसी न किसी एक पर्सन की जरूर पढ़िए। एक किताब में उसकी लाइफ मिलती है और उस लाइफ से इतना कुछ सीख सकते हैं ना आप लोग। और वही बातें कि दूसरों की गलतियों से सीखकर आगे बढ़ो तो जिंदगी में गलतियां करने का चांस कम मिलेगा। ठीक है, अपनी जिंदगी को ज्यादा अच्छे से प्रोडक्टिविटी आप लोग आगे लेकर चल पाओगे। ये क्वेश्चन आप लोगों ने कई बार सुना होगा अगर आप लोग वनडे टाइप के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि फादर ऑफ इवोल्यूशन इन बायोलॉजी किसको बोला जाता है। तो ये नाम आप लोगों ने हमेशा सुना होगा, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये बहुत ही पुरानी बात है 1809 की, जब इनके द्वारा ये चीज़ एनालिसिस किया गया। और 12 फरवरी को यहाँ पर इनका बेसिकली जो बर्थडे है वो यहाँ पर डार्विन्स डे के रूप में यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाने लगा। आप लोग समझ सकते हैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में बता देना कि हम लोग यहाँ पर कैसे हैं। तो डार्विन साहब का जो कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने एक इवोल्यूशनरी कैसे यहाँ पर एक तरीके से हम लोग यहाँ पर आए हैं, ओरिजिन क्या है स्पीसीज का, उसके बारे में इनके द्वारा यहाँ पर बेसिकली बातें बताएगी। तो ये काफ़ी एक बड़ा अचीवमेंट बोल सकते हैं कि उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी का गोल क्या है, आप लोग यहाँ पर क्यों आए हो, क्या कभी आप लोगों ने बैठ के इसके बारे में सोचा है कि आप लोग अपनी लाइफ को कहाँ चाहते हो, आने वाले 1 साल के अंदर में, आने वाले 5 साल के अंदर में, आने वाले 10 साल के अंदर में, या फिर 20 साल के अंदर में आप लोगों का प्लान क्या है। तो 99% लोग ऐसे हैं कि वो दिन का भी प्लान नहीं बनाते हैं। ये महीना साल तो बहुत दूर की बात होगी। मैं बोलता हूँ ना, डेली उठकर अपना प्लान बना लिया करो या फिर सोने से पहले अपना प्लान बना लिया करो। तो यहाँ पर आप लोग किस कैटेगरी में हैं, आप लोग खुद को देखो। एटलीस्ट डे अपना जरूर प्लान करें, क्योंकि अगर डे भी आप लोग ढंग से प्लान करते चलेंगे तो ईयर और मंथ और जो आने वाले साल जो हैं वो अपने आप प्रोडक्टिव होते हुए नजर आएंगे। तो एटलीस्ट दिन का प्लान जरूर बनाइए अगला दिन स्टार्ट होने से पहले। जैसे आज का दिन जैसे ही खत्म होगा, अगला दिन स्टार्ट होगा, तो अगले दिन का प्लान आप लोगों की टेबल पर होना चाहिए, क्योंकि उसमें रीजन लिखा होगा कि आप लोग मॉर्निंग में टाइम पर क्यों उठे, क्योंकि आप लोगों को यहां से दिन स्टार्ट करना है। जब रीजन ही नहीं है कि क्यों मॉर्निंग में टाइम पर उठें, कैसे अपना दिन स्टार्ट करें, तो आप लोग कभी भी उस चीज को स्टार्ट नहीं कर पाओगे। तो जब तक रीजन नहीं दोगे अपना आपको, तब तक चीजें जो है वो सिस्टमेटिक वे में नहीं चलेगी। तो अपना आपको रीजन दो पहले, फिर चीजें आप लोगों के सामने खुलकर नजर आएंगी। आई होप कि ये बात आप लोगों के माइंड में आ रही होगी। तो ये जिंदगी में आप लोग जरूर इंप्लीमेंट करिएगा। ओके, और इस लेक्चर की पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में टेलीग्राम पर मिली जाती है। मैं आप लोगों को बताता हूं, जो भी नया बच्चा अगर कोई पूछता है बता दिया करो यार। टेलीग्राम है स्टडी लवर वीर के नाम से, 1,70,000 से ज्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं, आप लोग फायदा उठा सकते हैं। आंसर राइटिंग करनी है @वीर तालियान के नाम से आंसर राइटिंग का ग्रुप बना हुआ है, वहां पर जाकर आप लोग काम कर सकते हैं। और SLV पीडिया, ये एक टेलीग्राम का ग्रुप है जहां पर आप लोगों के लिए नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, यानी कि चलता फिरता विकीपीडिया, कुछ पढ़ना हो खोलकर तो इसको खोल के पढ़ लिया, तो उस तरीका ये ग्रुप बना रखा है। तो इसको आप लोग वैसे एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, तो तीनों के तीनों ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए और अच्छे से अपनी स्टडी आप लोग इनके थ्रू लेकर चल सकते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर बजट के बारे में बात कर रहे हैं और एग्रीकल्चर जो क्रेडिट सोसाइटी के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में काफी डिटेल में कवर किया गया ये आर्टिकल, और हिंदू के अंदर भी इस आर्टिकल को मेंशन किया गया था। दोस्तों ये जो आर्टिकल है जीएस पेपर 2 के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है उसके साथ में यहाँ पर आप लोग इसके बारे में बातें कर सकते हैं। हमारे देश का जो बजट प्रस्तुत किया गया था, उस बजट के अंदर में यहाँ पर एक काफी बड़ा मुद्दा उठाया गया कि जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी हैं, मतलब वो सोसाइटी जो कि एग्रीकल्चर में क्रेडिट यानी कि लोन देने का काम करती हैं, उनको डिजिटल फॉर्म में लेकर आया जाए, यानी कि कंप्यूटराइजेशन करना चाहिए उनका। तो उसके ऊपर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की यहाँ पर बात की गई थी। तो 2,500 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए गए 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को डिजिटलाइज करने के लिए नेक्स्ट 5 ईयर में। तो पहला मुद्दा यहाँ पर जो आप लोगों के माइंड में आना चाहिए वो आना चाहिए कि यहाँ पर इससे फायदा क्या होगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है कि इससे क्या रहेगा, अगर सारी चीजें डिजिटल फॉर्म में है तो कोई भी कभी भी कहीं से भी उसको चेक कर सकता है। तो ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, यानी कि पारदर्शिता आप लोगों के सामने रहती है, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही रहती है यहाँ पर क्या क्या चीजें चल रही है। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से जब इतनी सारी चीजें अब सबके सामने रहेंगी, प्रोडक्टिविटी रहेगी, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, हमारे देश में सबसे ज्यादा जॉब देने वाला जो सेक्टर है, जो खासकर अगर प्राइमरी सेक्टर के बारे में बात करूं, सबसे ज्यादा जॉब देने वाला सेक्टर हमारे देश में है एग्रीकल्चर, यानी कि सबसे ज्यादा लोग जो है हमारे देश में एग्रीकल्चर में कनेक्टेड है। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कनेक्टेड किस सेक्टर के साथ में है, वो है टेक्सटाइल सेक्टर, यानी कि कपड़ा उद्योग जो है वो दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा जॉब देने वाला सेक्टर है हमारे देश के अंदर में।
तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं जो टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर सेक्टर अगर सही तरीके से अगर परफॉर्म यहाँ पर करते हैं तो कितना बेहतरीन तरीके से लोगों को जो है रोजगार मिलता है, उनकी रोजी रोटी चलती है। तो इसलिए यहाँ पर इसके बारे में अगर कोई भी आप लोगों से डिस्कशन किया जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो जाता है यहाँ पर टॉपिक का। तो एम क्या है यहाँ पर, अगर कोई ऐसा हम लोग नया इनिशिएटिव लेकर आते हैं तो सबसे पहले तो यही है कि कैसे अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर रहनी है। दूसरा, जो डाइवर्स बिजनेस हैं उनको सही से हम लोग टैकल कर पाएंगे अगर इसके बारे में बेसिकली हम लोगों को पता रहेगा, गवर्नमेंट के पास में अगर इससे रिलेटेड डेटा रहेगा। अगर डेटा ही नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आज की डेट में, सब कुछ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, यानी कि गवर्नमेंट से सीधा यहाँ पर उस इंसान के अकाउंट में जाता है जिसको इसकी जरूरत है। एक टाइम ऐसा हुआ करता था, खुद हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके द्वारा बोला गया कि ऊपर से अगर 100 पैसे चलते हैं तो ग्राउंड लेवल पर ओनली 16 पैसे पहुंचते हैं, यानी कि 84 जो पैसे हैं यहाँ पर वो बिचौलिया बेसिकली डकार मार जाते हैं उनका। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत बड़ा करप्शन हमारे देश में देखने को मिलता था। तो जब से डिजिटल मीडियम बीच में आया है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं करप्शन जो है वो काफ़ी हद तक घटता हुआ नजर आया है। तो एक तो ये है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहाँ कहाँ पर कैसे हो रहा है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, यानी कि जो इंटरेस्ट में जो छूट दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी यहाँ पर सही से चीजें समझ में आ पाएंगे। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आप लोग देखते हैं, या फिर फर्टिलाइजर और सीड से रिलेटेड जो इनपुट दिए जाते हैं, तो अगर इनके ऊपर फोकस हम लोग देंगे तो लगभग 13 करोड़ जो फार्मर है तो यहाँ पर उनको बहुत बड़ा फायदा इससे होने वाला है। यानी कि एक जो बिल्कुल ग्राउंड तबका है किसानों का, उसके ऊपर इंपैक्ट डालने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है सरकार के द्वारा कि डायरेक्ट उसको फायदा यहाँ पर देखने को मिले। तो इसलिए यहाँ पर ये फोकस किया जाएगा और इसीलिए बजट में भी इसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन सामने निकल कर आया है। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला था कि ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ ऐसी बातें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए और जहां से आप लोग के माइंड में और ज्यादा क्लैरिटी लेकर आएंगे यहाँ पर ये पर्टिकुलर टॉपिक। जब मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में आप लोगों से यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेंगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे देश में 3 टायर सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और नीचे आएंगे तो आप लोगों को पंचायती राज सिस्टम, या फिर आप लोग बोल सकते हैं नॉर्मली यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। बेसिकली मैं बोलूंगा, थोड़ा सा इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप लोग समझ पाएंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट आ गया, फिर स्टेट गवर्नमेंट आ गया और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल की अथॉरिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। ऐसे हम लोग बात करते हैं, पहले पंचायत लेवल आ गया, फिर ब्लॉक लेवल आ गया और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो डिस्ट्रिक्ट जो है ये आप लोगों को यहाँ पर एक कॉमन एरिया आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, यानी कि ऊपर वाली हायरार्की में सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट है और नीचे वाली हायरार्की में सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पोस्ट होती है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, यानी कि जिसको आप लोग IAS बोलते हैं। तो इसीलिए उसको इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि वो एक कनेक्टिंग लिंक यहां पर हो जाता है बेसिकली इन दोनों के बीच में, अगर आप लोग ढंग से देखोगे तो। अभी यहां पर जब मैं आप लोगों से प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के बारे में यहां पर बात कर रहा हूं तो उसका भी पैटर्न कुछ ऐसा ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। मान लीजिए आज की डेट में किसानों को क्रॉप लोन चाहिए, तो क्रॉप लोन जो है वो अगर बात करें 7% का आप लोगों को नॉर्मली अगर देखने को मिलता है, तो यहां पर 3% की छूट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दी, यानी कि कितने का पड़ गया, अब ये क्रॉप लोन जो है वो 4% का पड़ गया। इसमें से 2% की जो छूट है वो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट ने दे दी, तो कितने का पड़ गया, ये 2% का पड़ गया। तो टोटल किसानों के खाते में अब यहां पर जो भी एक तरीके से उनको यहां पर इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा तो 2% ओनली यहां पर करना पड़ेगा। तो एक तरीके की छूट हो गई सेंट्रल के लेवल पर भी और स्टेट के लेवल पर भी। तो ऐसा ये एक सिस्टम आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो यहां पर जो सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे कि अगर बात करें, सबसे पहले आप लोगों को मैंने बात की कि विलेज लेवल पर कोऑपरेटिव सोसाइटी आप लोगों को देखने को मिलती है। विलेज लेवल पर जो यहाँ पर जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं जो 3 टायर जो कोऑपरेटिव सिस्टम है उसका एक काफी बड़ा पोर्शन देखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल बेस में है, यानी कि ग्राउंड में यहाँ पर नजर आ रहा है। उसके ऊपर जब आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल का आप लोगों को यहाँ पर सिस्टम देखने को मिलेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी में। फिर ऊपर जाएंगे तो स्टेट लेवल का देखने को मिलेगा और फिर ऊपर जाएंगे तो सेंट्रल लेवल का सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जो प्राइमरी एग्रीकल्चर जो क्रेडिट सोसाइटी है वो ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है। उसके अंदर में मल्टीपल जो आप लोगों को एक बोल सकते हैं विलेज के अंदर में कई सारी मल्टीपल ऐसी सोसाइटी भी आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। तो मान लीजिए किसी किसान को फर्टिलाइजर चाहिए, सीड चाहिए, तो यहाँ पर ये सोसाइटी उस तरीके से काम करती है। तो सोचो इन सोसाइटी के अंदर में अगर डिजिटल फॉर्मेट में हम लोग चीजें प्रोवाइड कराने लगे तो कितना ज्यादा बेनिफिट जो है वो ग्राउंड लेवल पर देखने को मिलने वाला है।
तो इसलिए यहां पर बोला गया कि हाँ यार ये बहुत अच्छी हैं, इनको हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए। ये तो मैंने आप लोगों को बेसिक चीजें बता दी। अब मैं कुछ आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं जो शायद ही किसी आर्टिकल में आप लोगों को देखने को मिलती है और वहां से क्वेश्चन भी आप लोगों के बड़ी फ्रीक्वेंटली आते हैं। दोस्तों जो मैं शब्द बार बार यूज कर रहा हूं यहां पर सोसाइटी, जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर हम लोग बात करते हैं यहां पर इस तरीके की सोसाइटीज के बारे में, ये आज की डेट में हमारे संविधान में आप लोगों को इनके बारे में लिखा हुआ मिल जाएगा। यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो चुकी है। क्या ओरिजिनली हमारे संविधान में थी? नहीं, याद रखिएगा 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमारे संविधान में किया गया था 2011 के अंदर में। जब ये संविधान में संशोधन किया गया तो उस टाइम पर ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है संविधान में इनके बारे में एडिशन देखने को मिला, इनकी चीजें ऐड की गई। और कहां कहां ऐड की गई है मैं आप लोगों को बता देता हूं। फंडामेंटल राइट के अंदर में ऐड किया गया और इसी के साथ में डीपी जो एसपी के अंदर में ऐड किया गया। यानी कि एक तो आप लोगों के मौलिक अधिकार हो गए और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दोनों में इनको ऐड किया गया है। यानी कि पार्ट 3 में भी ऐड किया गया और इसी के साथ में पार्ट 4 में भी संविधान के अंदर में इसको ऐड किया गया है। और इसी के साथ में अगर आप लोग बात करेंगे यहां पर जो आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा, नेक्स्ट जो एडिशन आप लोगों को यहां पर नजर आएगा तो वो किया गया यहां पर पार्ट 9 के अंदर में भी यहां पर इसका एडिशन किया गया है। पार्ट 9 में क्या एडिशन किया गया है मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, पहले इन दोनों को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले पार्ट 3 के बारे में मैं आप लोगों से बात करता हूं। पार्ट 3 में जब आप लोग जाएंगे तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसके अंदर में आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 के 1 के जो सी में आप लोगों को कोऑपरेटिव सोसाइटी देखने को मिल जाएगा कि आप लोगों का अधिकार है कि आप लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो बना सकते हैं। ये आप लोगों का अधिकार मिला है तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रोटेक्ट करेगा। तो वो प्रोटेक्शन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है कहां से कि डीपीएसपी में यहां पर बात की गई है कि कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है वो यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कराए। तो आर्टिकल 43 के बी में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक आप लोगों को डीपीएसपी देखने को मिलती है। उसमें आर्टिकल 43 का जो बी है उसके अंदर में आप लोगों को यहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटी किस तरीके से फंक्शन करती है, किस तरीके से प्रोफेशनल मैनेजमेंट होना चाहिए, वो सारी बातें आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाती हैं। अब ये क्या है यहां पर पार्ट फिर 9 में क्या है, जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि पार्ट 9 के अंदर में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है ये है पंचायती राज सिस्टम। पार्ट यहां पर 9 का जो ए है उसके अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा म्युनिसिपैलिटी। इसी तरीके से यहां पर पार्ट जो 9 का बी है उसके अंदर में आप लोगों को देखने को मिलता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव्स के नाम से यहां पर रखा हुआ है। यानी कि जैसे आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पीसीएम बोलते हैं, ऐसे यहां पर पीएमसी आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि यहां पर पंचायती राज सिस्टम, म्युनिसिपैलिटी और कोऑपरेटिव, इनको यहां पर पार्ट 9A पार्ट 9B के अंदर में यहां पर इनका एडिशन किया गया है। और इसी के साथ में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बनता है जो कि स्टैटिक पोर्शन का ही क्वेश्चन है और डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में बन जाता है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं ये किस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर में रखी हुई हैं। संविधान के अंदर में जब आप लोग जाओगे तो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी 3 लिस्ट हैं। एक को यूनियन लिस्ट बोलते हैं, दूसरे को स्टेट लिस्ट बोलते हैं और तीसरे को कॉन्करेंट यानी कि समवर्ती सूची बोलते हैं। यानी कि केंद्र की सूची, राज्य की सूची और समवर्ती सूची। तो इसके अंदर में जो यहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो स्टेट लिस्ट के अंदर में यहां पर मेंशन है। और स्टेट लिस्ट के अंदर में जो एंट्री नंबर 32 है उसमें 32वीं एंट्री में आप लोगों यहां पर ये लिखी हुई है। तो ये 32वें एंट्री में लिखी हुई है। इसीलिए जब यहां पर कोऑपरेटिव के लेवल पर एक मिनिस्ट्री बनाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि आज की डेट में किस मिनिस्टर के अंडर में है ये आप लोगों को बताना है। तो सारे स्टेट जो है वो बोलने लगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हमारे अधिकार को लेना चाह रही है, इसलिए यहां पर ऐसी मिनिस्ट्री जो है वो लेकर आ रही है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहा था कि ये फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है यानी कि संघवाद का जो ढांचा है ये उसको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। इस तरीके के आरोप कई सारे राज्यों के द्वारा, कई सारे स्टेट्स के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट पर लगाए गए। पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोल रही थी कि भाई साहब हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये इसलिए बनाकर लेकर आ रहे हैं ताकि जितनी भी अलग अलग राज्य की कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनके बीच में एक तरीके का एक सिंक्रोनस वे में उनको चलाया जा सके, उनके बीच में एक अच्छी व्यवस्था बनाई जा सके। तो हम इस कोऑपरेटिव सिस्टम को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। तो ये बातें यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बोली गई। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट सही बोल रही है, स्टेट गवर्नमेंट सही बोल रही है। तो इसके बारे में आप लोग बता सकते हैं। वैसे अगर आप लोग यहां पर समझेंगे तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट सही बोल रही है। जिस तरीके की वो स्कीम्स लेकर आ रही है वो इस सिस्टम को और ज्यादा सुदृढ़, अच्छा और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश कर रही है, जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं।
तो करंट के साथ में जब आप लोग स्टैटिक का मर्जर इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो तो इसको कहते हैं सही तरीके से चीजों की पढ़ाई करना। तो ये आप लोगों का एक अच्छा रिजल्ट लेकर आती है। अभी स्टेटस के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जैसे कि कुछ कई सारी बातें आप लोग देखते हैं क्रेडिट सोसाइटी के बारे में, तो अलग अलग तरीके की सोसाइटीज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। एक पूरा सिस्टम है हमारे देश में इस पर्टिकुलर सोसाइटी का स्ट्रक्चर, जैसे कि कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के बारे में हम लोग बात करते हैं यहां पर। तो यहां पर अर्बन लेवल पर, रूरल एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगी शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर की, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर की देखने को मिलेगी, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्राइमरी जो एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जिसके बारे में भी आप लोगों से बात की। और इसके अंदर में फिर आप लोग आओगे तो स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, और इसी के साथ में प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। तो ये ढांचा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। अगर बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर दिसंबर 27 2022 में नंबर ऑफ जो प्राइमरी एग्रीकल्चर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, क्रेडिट सोसाइटी है बेसिकली यहां पर, ठीक है, तो उसके बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो ये 1 लाख से भी ऊपर आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही थी, ठीक है। तो यहां पर इनमें से जो प्रॉफिटेबल थी वो ओनली 47,000 थी। तो मुद्दा ये निकल कर आया, जब इतनी सारी सोसाइटी है और यहां पर अगर वो ढंग से काम नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं उनके अंदर में बहुत ज्यादा करप्शन देखने को मिल रहा है। तो एक बहुत बड़ा करप्शन यहां से निकल कर आ रहा है कि अगर हम लोग उन सोसाइटीज को, सोचो आप लोग यहां पर डिजिटल फॉर्म में अगर ला देते हैं तो कितना ज्यादा फायदा यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक एक मुद्दा यहां से निकल कर आया कि ऐसा कुछ किया जाए तो सॉल्यूशन आप लोगों के सामने निकलता हुआ नजर आएगा। इससे ज्यादा लोगों को क्रेडिट का एक्सेस मिल जाएगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसी के साथ में अच्छे से सर्विस लोगों को मिल पाएगी, सेविंग की कल्चर बढ़ेगी यहाँ पर, और एक डिसिप्लिन भी यहाँ पर बना रहेगा। यानी कि ये इसके फायदे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो सारे मैंने अभी आप लोगों को बताए जब यहाँ पर क्रेडिट सोसाइटी के बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो अगर लिखने के लिए आ जाए तो सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये सिग्निफिकेंस आप लोग यहाँ पर इसके लिख सकते हैं। वैसे अगर बात करूं, इसके साथ में कई सारे इश्यूज हैं, कई सारी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, जैसे कि इसके पास में प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं रहते हैं। यानी कि एक ढांचा तो बना दिया पर लेकिन जैसे मैंने आप लोगों से कई बार डिस्कस किया है, पार्लियामेंट्री जब सिस्टम के बारे में मैंने डिस्कस किया था उस टाइम पर, जब मैंने बोला था कि पार्लियामेंट जैसे काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट पर, वही पैटर्न हम लोग चाह रहे हैं कि पंचायत काम करे कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर। तो पंचायत अगर ग्राउंड लेवल पर काम करेगी तो उसको पैसा भी चाहिएगा, उसके पास में पैसा आता है ऊपर से यहाँ पर उसको पैसा मिलता नहीं है तो वो दम तोड़ती ही नजर आएगी। तो कई बार इनके पास में रिसोर्सेज नहीं होते हैं, ठीक है, और प्रॉपर चीजों को ये कवर भी नहीं कर पाते हैं जब रिसोर्सेज नहीं होंगे। और इसी के पास में कई बार एनपीए बन जाती हैं चीजें। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि पैसा चला तो गया पर लेकिन रिटर्न नहीं आ रहा है। तो जब पैसा चला गया रिटर्न नहीं आ रहा है तो ऐसी सिचुएशन ने तो यार बैंक को डुबा दिया, ये तो फिर भी क्रेडिट सोसाइटी है, इनकी क्या हालत होगी आप लोग यहां से समझ सकते हैं। यानी कि जो दिक्कतें हैं उनके ऊपर भी काम करना जरूरी है। अगर वहां का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो फिर ये जो चीजें हैं ये दम तोड़ती हुई यहां पर नजर आएगी। तो इस तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में गवर्नमेंट चाह रही है कि डिजिटल फॉर्म में चीजें सामने निकल कर आए और इनके थ्रू एक सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आप लोग यहां पर समझ सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां पर। ये इसकी इंपॉर्टेंस आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड देखिए 2014 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, बोला गया कि इन द विलेज इटसेल्फ नो फॉर्म ऑफ द क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन विल बी सुटेबल एक्सेप्ट द कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो खुद यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर कि ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट जो सर्वे है उसके थ्रू अगर बात करें तो डिस्कस किया जा रहा है कि स्टेटमेंट जो बैकग्राउंड में अगर देखेंगे तो एग्रीकल्चर फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। इसी के साथ में इसके सामने क्या क्या चैलेंजेस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं उसके बारे में, और कैसे यहां पर चीजों को आगे लेकर चल सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाया जा सके। तो एक बड़ा ही बेहतरीन सा बड़ा सा ताजा मोटा ताजा क्वेश्चन यहां पर सामने लेकर आई खुद यूपीएससी कि पहले तो पढ़ते पढ़ते ही स्टूडेंट ये सोचे कि क्या है। तो ये सारी चीजें जो मैं आप लोगों को बताई है ये इसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर पाएंगे, और फिर भी कंफ्यूजन है तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। इससे प्रीलिम्स के अंदर भी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन है, आप लोग इसको वीडियो को पॉज कर एक बार पढ़ो, फिर मैं आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। वीडियो पॉज कर ले करो जब बोलता हूं तो, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ जब मैं इसको एक्सप्लेन करूं। बात की जा रही है यहां पर इन टर्म्स ऑफ द शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको जब हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि कम समय के लिए यहां पर जब क्रेडिट दी जाती है तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी वो जो है वो मोर क्रेडिट देती है, इनके ज्यादा क्रेडिट देती है यहां पर इस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर कंपेयर करते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक या फिर रीजनल रूरल बैंक के कंपेयर में। ये स्टेटमेंट को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन कितना देता है ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाए, ठीक है।
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो है प्रोवाइड कराने का कि फंड टू द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। ये इसका बेसिक फंक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है। जब दोनों स्टेटमेंट आप लोगों को पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं सही लगती है कि हाँ यार दोनों बातें सही बोल रखी है, पर लेकिन जब एक्सप्लेन करूंगा तो आप लोग जो है बिल्कुल समझोगे कि गलत बात बोल रखी है। तो ए में बोला गया ओनली वन, बी में बोला गया ओनली टू, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। सही आंसर क्या है ये आप लोग को बताना है। अभी मैं आप लोगों को पैटर्न बता देता हूं कि 3 टायर कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में मैंने आप लोगों से बात की है। 3 टायर में पहले नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगी बेसिकली जो एक तरीके से सबसे नीचे आएंगे तो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी, फिर है यहाँ पर सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, और फिर आप लोगों को देखने को मिलेगी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये सिस्टम आप लोगों के सामने यहाँ पर नजर आता है। तो ये जो 3 टायर सिस्टम आप लोगों के सामने यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, इस 3 टायर सिस्टम में जब हम लोग क्रेडिट फ्लो के बारे में बात करते हैं तो एग्रीकल्चर ऑफ द रूरल कोऑपरेटिव्स जो है वो ओनली आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर कि लगभग 12% के करीब अपना जो है फंड यहाँ पर प्रोवाइड करा पाती हैं, कंपेयर टू जो शेड्यूल कमर्शियल जो बैंक है यहाँ पर वो 76% के करीब देते हैं, और रीजनल रूरल बैंक जो है वो लगभग 11% के करीब देते हैं, 11-12 के करीब ही आप लोग बोल सकते हो। यानी कि कहने का मतलब ये कि जो यहाँ पर बोला गया ना कि एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक, तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर पैसा देते हैं, लगभग 76%। रीजनल रूरल बैंक जो है वो आप लोगों को लगभग 12%, और यहाँ पर ये जो बात की जा रही है डिस्ट्रिक्ट जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में, ये लगभग 12.1 और 2% के करीब यहाँ पर देते हैं। तो ये इस तरीके से स्टेटमेंट देकर कल को पूछ ले सबसे ज्यादा कौन देता है, उससे कम कौन देता है, उससे कम कौन देता है, तो तभी भी ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट गलत हो गई, तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर इसका बी हो गया, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बैंकिंग सिस्टम के बारे में अगर थोड़ी सी भी कॉमन सेंस इंसान जो रखता है तो वो इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में सही करके आएगा। बात क्या की जा रही है, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी के द्वारा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में, और बोला गया कि करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है। बोला गया कि दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द लोकल बोर्ड सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अगर आप लोग बैंकिंग सिस्टम का अगर बी भी जानते हैं तो आप लोग तुरंत बोल दोगे कि ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है मतलब यानी कि किसी भी बैंक के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो उसको रेगुलेट किया जाता है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। पहली स्टेटमेंट अगर इनकरेक्ट आप लोग कर देते हैं, कुछ आगे सोचने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस आप लोगों के सामने है, और आंसर जो है वो बी हो गया, यानी कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा, कई सारे क्वेश्चन आप लोग सही होते हुए नजर आएंगे अगर ढंग से इस्तेमाल करोगे बेसिकली कॉमन सेंस। क्वेश्चन डायरेक्ट डिस्कस किया मैंने कि एम क्या है डिजिटलाइजेशन पीएसी, जो यहां पर इसके बारे में आप लोगों से मैंने अभी डिस्कस किया, तो क्या था ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, इसी के साथ में डाइवर्सिफाई करने की बात की जा रही है कि सिस्टम को ज्यादा एक्टिविटी हो, और इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है पीएससी बिकम द नोडल सेंटर ताकि वेरियस जो यहां पर सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा सके। ये सारी की सारी स्टेटमेंट मैंने डिस्कस किया आप लोगों से, तो कौन सी करेक्ट है, ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया डी। तो ये सारी की सारी बातें मैंने आप लोगों से यहां पर डिस्कस की, तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा सकता है, और बजट में भी मेंशन किया गया तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है। एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, यहां पर बात की जा रही है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के बारे में। बोला गया कि ये जो सोसाइटी है दीज आर विलेज लेवल सोसाइटी जो क्रेडिट सोसाइटी है, और ये सर्व करती है लास्ट लिंक इन द 3 टायर कोऑपरेटिव सोसाइटी में, यानी कि ग्राउंड लेवल पर यही सर्विस देने का काम करती है। पीएससी जो है वो इन्वॉल्व होती है शॉर्ट टर्म लैंडिंग में, इनके शॉर्ट टर्म लोन दिए जाते हैं। इसी के साथ में फर्स्ट पीएससी जो है वो फॉर्म की गई थी बिफोर इंडिपेंडेंस, आजादी के पहले, और बोला गया कि ये हेडेड की जाती है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के द्वारा स्टेट लेवल में, और पीएससी जो है ये एक तरीके से बोला जा रहा है कि बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ 1 विलेज 1 पीएससी, ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। क्या है सही आंसर, ओनली 1 स्टेटमेंट, ओनली 3 स्टेटमेंट, ओनली 4 स्टेटमेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोगों के हिसाब से सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी ये बताना है, तो देखता हूं कौन आंसर देता है। सही आंसर क्या है, सही आंसर यहां पर सी, यानी कि 4 स्टेटमेंट करेक्ट है और एक गलत है। क्यों, क्योंकि एक विलेज में मल्टीपल पीएसी हो सकती हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों को कंफ्यूजन में डालने के लिए। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो प्राइमरी क्रेडिट एग्रीकल्चर सोसाइटी के बारे में अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि एक ही रहेगी यहां पर, तो यानी कि मल्टीपल रह सकती है, और ये स्टेटमेंट आप लोगों को यहां पर याद भी रखनी है। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी एक विलेज में एक से ज्यादा हो सकती है। सबसे पहली जब बनाई गई थी 1904 में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है, जो कि आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। तो ऐसी स्टेटमेंट देकर आप लोगों से चीजें पूछ ली जाती हैं।
तो यहां पर दो तो यूपीएससी क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां पर अटेम्प्ट करवा दिए और दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेम किए गए थे वो अटेम्प्ट करा दिए, एक आंसर राइटिंग का भी क्वेश्चन हो गया। अब ये टॉपिक मैंने आप लोगों को बेसिक भी बता दिया संविधान का, जो कि कहीं देखने को नहीं मिलता है, तो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन स्टैटिक भी हो गई। अब इसके अंदर में ना होने में भी 4 टॉपिक कवर हो गए, तो उनको अलग अलग तोड़कर भी मैं करा सकता था कि हाँ ये 4 टॉपिक हो गए, और वैसे अगर देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि 4 टॉपिक आप लोगों के कवर हो चुके हैं, अलग अलग करंट, स्टैटिक, क्वेश्चन और ये प्रैक्टिस, और इसी के साथ में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर भी जो मैंने दे रखा है। इस तरीके से तैयार करो, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, और हमेशा जिंदगी में हर लेवल पर आप लोग सक्सेस पाते हुए नजर आओगे। तो बताना कोई डाउट हो, फीडबैक जरूर देना, फिर उसको सुधारा जाएगा। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी कवर किया गया, और सेम आर्टिकल जो था वो हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर भी कवर किया गया। ये जो आर्टिकल है ये आप लोग जीएस पेपर 2 के साथ में कनेक्ट करके देख सकते हो। गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है उसके साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन जाता है। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछूं कि हमारे देश के अंदर में जो राइनोज यानी कि जो एक सींग का गैंडा जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो आप लोगों के मन में कौन सा पर्टिकुलर जो मतलब एरिया आएगा, तो आप लोग आंख बंद कर 1 मिनट में बोलोगे सर ये तो आसाम के अंदर पाया जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क में। दुनिया के 85% जो राइनोज हैं यानी कि जो गैंडे हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, आसाम के अंदर में पाए जाते हैं। और आसाम के अंदर में जो दुनिया के राइनोज पाए जाते हैं 85%, उसमें से 70% जो राइनोज हैं वो अकेले काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो इतने लार्ज स्केल पर आसाम के अंदर में ये चीज़ें आप लोगों को नज़र आती है। पर लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आसाम के बारे में नहीं है, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन बात कर रहे हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान के अंदर में यहाँ पर बात की जा रही है कि एक जू बनाया जाएगा जिसमें डॉल्फिन्स और राइनोज जो हैं उनको यहाँ पर बेसिकली रखा जाने की बात की जा रही है। और यहाँ पर कहाँ पर, यह है केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान यानी कि केवलादेव जो नेशनल पार्क है उसके अंदर में यहाँ पर ये अभी बात की जा रही है, जिसको वैसे पॉपुलरली अगर आप लोग बोलो तो भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी आप लोग यहाँ पर जानते हैं। ये यहाँ पर अगर किसी भी पर्टिकुलर हम लोग जीव जंतु को लेकर आते हैं बाहर से तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्स-सिटू कंजर्वेशन। एक्स-सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर ये नेचुरली नहीं पाए जाते हैं वहाँ पर लाकर इनको कंजर्व करना। तो देखने वाली बात यहाँ पर होगी क्या ऐसा माहौल हम इनको प्रोवाइड करा पाते हैं जैसा यहाँ पर बेसिकली आसाम के अंदर में देखने को मिलता है, तो कितनी सक्सेसफुल हो पाती है यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट, ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ बातें बताता चलता हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर थोड़ी सी डिटेल में और क्लैरिटी आए, क्योंकि एक ऐसे टॉपिक हैं जो कि अभी चीज़ें स्टार्ट की जाती हैं तो लंबे समय तक ये चलती हैं, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में काम नहीं पड़ जाता है, तो फिर चीज़ें आगे बढ़ती हैं। सबसे पहले तो पर्पज क्या है यहाँ पर, जिसको मैंने बोला यहाँ पर WESCE, मतलब क्या है इसका मतलब हो गया वाइल्ड लैंड एक्स-सिटू कंजर्वेशन एस्टेब्लिशमेंट। तो ये जो है अभी यहाँ पर जो पर्टिकुलर राजस्थान के अंदर में केवलादेव जो नेशनल पार्क है वहाँ पर अभी जो बाहर के जानवर को लाकर उसकी वैल्यू बढ़ाने की बात की जा रही है। फ़ायदा क्या होता है, इससे बेसिक फ़ायदा देखने को मिलेगा कि टूरिज्म एक्टिविटी भी यहाँ पर आप लोगों को बढ़ती हुई नजर आएगी, और किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी ऐसी प्रजाति को ये ऐड करना तो कहीं ना कहीं उस एरिया में ये पर्टिकुलर डाइवर्सिटी भी आप लोगों को यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। अब गैंगेटिक डॉल्फिन अगर बात की जा रही है ऐड करने के लिए, और वो भी एक इंडिजिनस स्पीसीज, यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं कि उस एरिया में जहाँ पर पानी की कमी है तो वहाँ पर एक प्रॉपर एक्वेरियम आप लोगों को क्रिएट यहाँ पर करना पड़ेगा। इसमें डॉल्फिन, क्रोकोडाइल्स के बारे में भी यहाँ पर बात की जा रही है, इंडियन राइनोज, वाटर बफेलो, बारहसिंगा जिसको स्वैम्प डियर के नाम से आप लोग जानते हैं। तो देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बेसिकली प्रोवाइड कराई जा सकती हैं, ठीक है, और कहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो आप लोगों से कई बार ये चीज़ें मैच करने के लिए आ जाती हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेंगे, क्वेश्चन क्या होगा, बोलेंगे यहाँ पर केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, वो कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। वैसे ये एक तरीका आप लोगों को आर्टिफिशियली क्रिएटेड 1850 में जो मेंटेन किया जाने वाला वेटलैंड साइट है राजस्थान के अंदर में आप लोगों को एग्जैक्ट इसकी लोकेशन देखने को मिलेगी। ये बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया 1956 में, देश आज़ाद होने के बाद में। फिर वेटलैंड इंटरनेशनल के द्वारा इसको इंपोर्टेंस रामसर कन्वेंशन के तहत में 1981 में दर्जा दिया गया। रामसर कन्वेंशन जो है ये ईरान के अंदर में एक रामसर पर्टिकुलर एक लोकेशन है, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। उस रामसर लोकेशन से जुड़े हुए एक सी का नाम आप लोगों को बताना है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सी है इंटरनेशनल लेवल पर। यहाँ पर बात करूँ तो डिक्लेयर किया गया नेशनल पार्क इसको 1982 में,
और इसी के साथ में वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को की यहाँ पर 1985 में इसको डिक्लेयर किया गया। 375 के करीब बर्ड्स की स्पीसीज पाई जाती हैं। चिल्का लेक उड़ीसा के अंदर में, इसी के साथ में यहाँ पर केलवादेव जो नेशनल पार्क है राजस्थान के अंदर में। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है जो फर्स्ट रामसर साइट बनी थी देश के अंदर में 1981 में। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेंगे कि देश के अंदर में जो सबसे पहले, तो यहाँ पर केवलादेव और चिल्का जो झील है, लेक है बेसिकली उड़ीसा के अंदर में, सबसे पहली रामसर साइट है हमारे देश के अंदर में। करेंटली अगर बात करें केवलादेव नेशनल पार्क और इसी के साथ में लोकतक लेक जो है, इनको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर में डाला गया है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, जब कोई रामसर साइट जो है वो जैसे ढांचे में थी उससे ज़्यादा उसकी वर्स्ट कंडीशन हो जाती है तो फिर इस रिकॉर्ड में डालते हैं, तब तक ये रिकवर न कर ले तब तक यहाँ पर इस रिकॉर्ड में रखा जाता है। यानी कि इसको ज़्यादा फोकस देने की बात है, यहाँ पर ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही है, तो ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। गंभीर और बाणगंगा दो रिवर हैं जो कि यहाँ पर इस नेशनल पार्क से थ्रू होती हैं। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन तो आप लोगों से बन ही जाएंगे। जब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करने की बात की जा रही है तो ऐसे क्वेश्चन बनना यहाँ पर लाजमी हो जाता है। तो इसके बारे में भी आप लोगों को एक मोटा मोटा सा आइडिया बेसिकली बताता हूं मैं चल रहा हूं, ठीक है। प्रोटेक्टेड एरिया राजस्थान के अंदर में, तो अगर आप लोग राजस्थान पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाएंगे। जैसे कि टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें तो रणथंबोर टाइगर रिजर्व आप लोगों को ये सवाई जो माधवपुर है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है ये अलवर के अंदर में है। इसी के साथ में यहाँ पर बेसिकली मुकुंदरा जो ये हिल टाइगर रिजर्व है ये आप लोग को कोटा के अंदर देखने को मिलेगा। खासकर अगर आप लोग आईआईटी की तैयारी करने कभी कोटा गए होंगे तो आप लोगों ने यहाँ पर जरूर विजिट किया होगा, बताना अपना एक्सपीरियंस। नेशनल पार्क अगर बात करें तो डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो बात की जा रही है यहाँ पर सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उदयपुर के अंदर में। इसी के साथ में नेशनल चंबल सेंचुरी, ये एक ट्राई जंक्शन है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है, याद रखिएगा। बात की जा रही है नेशनल चंबल सेंचुरी के बारे में, ठीक है। तो अगर कोई आप लोगों से पूछ बैठे कि कहाँ कहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलती है और किस किस के साथ में यहाँ पर ये कनेक्टेड है, तो ये याद रखना। यहाँ पर मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ बेसिकली यहाँ पर ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोग कंफ्यूजन में मत होना। तीनों के तीनों राज्य, जिससे ऊपर उत्तर प्रदेश हो गया, ये राजस्थान हो गया, नीचे मध्य प्रदेश, तो ये पर्टिकुलर रीजन जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है यार, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं आप लोगों से छोटे छोटे, तो कंफ्यूजन आप लोगों को इसके बारे में नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, देखते हैं कौन आंसर देता है। केवलादेव जो नेशनल पार्क है यहाँ पर उसके बारे में क्वेश्चन है। आर्टिफिशियली क्रिएटेड और मेंटेन्ड वेटलैंड है यहाँ पर, ये डिजाइन किया गया था वेटलैंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस अंडर जो यहाँ पर डिजिग्नेटेड, सॉरी इसको मिला था, डिजिग्नेशन का जो इसको मिला था रामसर का 1981 में। यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उसमें भी ये लिस्टेड है। और इसी के साथ में गंभीर और यहाँ पर बाणगंगा दो नदियां इससे बहकर होकर गुजरती हैं। तो आप लोगों को बताना है स्टेटमेंट यहाँ पर बेसिकली ओनली वन, ओनली थ्री, ऑल ऑफ द अबोव या फिर नन। आंसर क्या है, तो आंसर है ऑल ऑफ द अबोव करेक्ट है, यानी कि डी आंसर सही है। सही है, इनकरेक्ट पूछा गया है, कुछ भी सही नहीं है, ठीक है, यानी कि डी आंसर सही, डी आंसर सही है, यानी कि सारी की सारी करेक्ट है, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। तो एक एक स्टेटमेंट आप लोगों के सामने, यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसको यहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ऐड कर दिया गया था 1985 में। तो कंफ्यूजन अगर जितना कम रहेगा उतनी अच्छे से चीज़ों को आप लोग समझ पाओगे। 2014 में यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछ लिया गया, जैसे कि बात की गई यहाँ पर हरिका जो वेटलैंड है इसके बारे में पूछा गया, कौन सा वेटलैंड यहाँ पर कौन सी रिवर के साथ में कनेक्टेड है। इसी के साथ में जो यहाँ पर बात की जाए केलवादेव जो घाना नेशनल पार्क है, और केलुरु जो लेक यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, इनकी झील है, कौन सी जो यहाँ पर करेक्टली मैच है। तो बोला गया कि ब्याज और सतलज पे है यहाँ पर, ये जो कि हरिका है। केवलादेव जो है यहाँ पर ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा बानासुर चंबल, और जो कोलोरी है यहाँ पर ये मूसी और कृष्णा। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। तो देखो ए में बोला गया ओनली वन, बी में बोला गया 2 3, सी में बोला गया 1 3 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। ए बी सी या फिर डी कौन सा सही है ये आप लोगों को बताना है। आंसर जो इसका सही वो है ए, यानी कि 1 सही है, बाकी के जो 2 हैं वो गलत है। यहाँ पर आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको जाकर आप लोग देखिएगा आज थोड़ा सा, ठीक है। ये आप लोगों के होमवर्क है, क्योंकि यूपीएससी की जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस आप लोग करते होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा उसको ध्यान से देखा करो, ठीक है। तो देखना है कहाँ पर लोकेटेड है, ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर पाओ और कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में देखने को न मिले, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं,
क्वेश्चन बेसिक पूछ लिया यहाँ पर, इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी बताई दी, और इसी के साथ में यहाँ पर और क्या क्या बेसिकली जो एक डिटेल में इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने थी। बाकी बताना, कोई डाउट हो तो दूर करना है, ठीक है। दोस्तों एक बात तो आप लोगों को पता ही होगी कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो देश के फर्स्ट नागरिक होते हैं, यानी कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बोला जाता है। देश के अंदर में जो भी काम होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर ही वो सारे के सारे काम किए जाते हैं, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो काम करते हैं, पर लेकिन प्रेसिडेंट के नाम पर काम यहाँ पर किए जाते हैं। उनके नाम से ही सारी चीज़ें जो हैं, सारी प्रक्रिया देश के अंदर में चलती हैं। प्रेजेंट टाइम पर जो हमारे देश की प्रेसिडेंट हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू जी। आप लोगों को ये बताना है वो कौन से नंबर की प्रेसिडेंट हैं। वो फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं जो कि ट्राइबल कम्युनिटी से निकल कर आई हैं देश के अंदर में। और इसी के साथ में अगर आप लोग बात करें तो हमारे देश में दूसरी महिला प्रेसिडेंट हैं आफ्टर प्रतिभा पाटिल जी, जो कि पहली हमारे देश की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी। तो ये काफ़ी बड़ी बात है कि ट्राइबल कम्युनिटी से निकलकर इस पर्टिकुलर पोस्ट तक पहुंचना, पार्लियामेंट के एक तरीके से बोले सर्वोच्च पद तक पहुंचना, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। अगर बात करें तो किस ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं प्रेसिडेंट मुर्मू जी, तो याद रखिएगा ये है संथाली, ठीक है, SANTALI, ठीक है। तो संथाली ट्राइबल कम्युनिटी देखने को मिलेगी। किस राज्य से आती है हमारे देश के प्रेसिडेंट जी, ये आप लोगों को बताना है। ये सारी कहानी मैंने क्यों सुनाई, क्योंकि रिसेंटली अभी जब बजट सेशन स्टार्ट हुआ तो मोशन ऑफ थैंक्स के बारे में यहाँ पर बात की गई कि मोशन ऑफ थैंक्स को अगर पास होने से रोक दिया जाए तो इसका मतलब क्या होता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक न्यूज़ सामने निकल कर आई थी। ये हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 87 यानी कि 87वें अनुच्छेद के अंदर में लिखा हुआ है कि हमारे साल में हमारी कंट्री के अंदर बेसिकली साल में फर्स्ट सेशन जो हुआ करेगा पार्लियामेंट का, उसमें प्रेसिडेंट जो है वो एड्रेस किया करेंगे पार्लियामेंट के अंदर में, या फिर जब जनरल इलेक्शन होते हैं उसके बाद में जो फर्स्ट सेशन होता है तो उसमें प्रेसिडेंट जो है वो एड्रेस करते हैं दोनों हाउस को। तो यानी कि 2 बार होता है। कब कब, एक तो 5 साल में एक बार, या फिर जब भी जनरल इलेक्शन हो उसके बाद में जो पहला सेशन होगा तब प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे। और वैसे जब भी कोई नया साल, यानी कि जैसे बजट सेशन स्टार्ट होता है तो नया सेशन स्टार्ट होता है एक तरीके से बोल सकते हैं, तो उसमें हमारे देश के प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पर सेशन को बेसिकली एड्रेस करेंगे, यानी कि अपना स्पीच देंगे। जब वो प्रेसिडेंट इस पर्टिकुलर सेशन को कंप्लीट करके जाते हैं तो उस टाइम पर एक कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं रेस्पेक्ट दिखाते हुए मोशन ऑफ थैंक्स पास की जाती है, कि एक तरीके से आभार प्रकट करते हैं हम लोग यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कि वो पार्लियामेंट में बेसिकली सेशन में आकर उन्होंने अपनी बातें रखी। तो मोशन ऑफ थैंक्स जो होता है ये बेसिकली धन्यवाद प्रस्ताव इसको हिंदी में बोलते हैं। ये दोनों हाउस में, पार्लियामेंट में से जो दोनों हाउस हैं लोकसभा राज्यसभा, तो प्रेसिडेंट को एक तरीके से थैंक्स बोलने की यहाँ पर कोशिश की जाती है पर्टिकुलर वोट के थ्रू, अपनी अपनी वोट यहाँ पर डाली जाती है। अगर मोशन ऑफ थैंक्स जो है वो पास हो जाता है तो इसका मतलब सही है, पॉजिटिव चीज़ है, सारी चीज़ें पैटर्न में चल रही है। पर लेकिन अगर यहाँ पर किसी ने डिसएग्रीमेंट किया तो यहाँ पर एक तरीके से उसको ये चीज़ें सही नहीं लगी और मोशन ऑफ थैंक्स जो है वो डिफीट हो जाता है, यानी कि एक तरीके से मोशन ऑफ थैंक्स जो है वो पास नहीं हो पाता है, ज़्यादा मेजोरिटी जो है मोशन ऑफ थैंक्स के अपोजिट में चली जाती है। तो यहाँ पर आप लोग ये सोच सकते हैं कि वो सरकार जिसके द्वारा मोशन ऑफ थैंक्स जो है वो पास कराने की कोशिश की जाती थी वो पास नहीं करा पाई। इसका मतलब ये कि वो सरकार जो है वो मेजोरिटी में नहीं है, यानी कि जब वो मोशन ऑफ थैंक्स भी पास नहीं करा पा रही है, मोशन ऑफ थैंक्स डिफीट हो गया, तो ये डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट माना जाता है। इसका मतलब गवर्नमेंट जो है वो मेजोरिटी में नहीं है, तो गवर्नमेंट की जो मेजोरिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं यहाँ पर। तो ये आप लोगों को यहाँ पर सिस्टम देखने को मिलेगा। तो आर्टिकल 87 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है और रिसेंटली अभी न्यूज़ में भी था, तो कल को अगर क्वेश्चन पूछा जाए इसके बारे में तो कन्फ्यूजन आना अब आप लोगों को नहीं है, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में आइडिया रखिएगा। ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है ये आप लोगों को पॉलिटी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं थोड़ा सा, वैसे मेन जो न्यूज़ रहेगी वो गवर्नेंस की आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। अभी बात करूंगा आप लोगों से यहाँ पर, आप लोगों ने सुना घर में बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो बेसिकली पूरे घर को चलाते हैं। अगर बुजुर्ग लोग जो हैं वो एक तरीके से घर में नहीं होते हैं तो ये लगता है कि घर पे से एक साया हट गया है, तो वो वाली चीज़ें देखने को मिलती है। ये चीज़ें मैंने भी पर्सनली फील की जब मेरे दादाजी हमारे बीच में से गए, तो उस टाइम पर तो देखिए कई बार हम सोचते हैं ना कि दादाजी है घर में, हम लोग देखते भी नहीं है, ठीक है अपना मजे में है, खेलने चले गए, स्कूल में चले गए, अपना बास आ गए, एक तरीके चलती रहती है, ठीक है घर में एक इंसान बैठे हुए हैं, ठीक है। पर लेकिन जब वो चले जाते हैं ना और वो सीट खाली हो जाती है तब पता चलती है उस इंसान की इंपॉर्टेंस।
तो यहां पर इसी पर्टिकुलर मुद्दे को मैं क्यों बता रहा हूं, बात करूंगा यहां पर एल्डर मैन के बारे में। एल्डर मैन जो है बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ एल्डर मैन राइट टू वोट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एल्डर मैन कहां से आ गए, ये क्या है, इनके बारे में तो यार सुना ही नहीं, तो यही आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बारे में फिर आप लोगों को चीजें मैं बताऊंगा थोड़ी सी, ठीक है। अभी यहां पर मुद्दा क्या है, पहले आप लोग ये समझिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर में यहां पर बेसिकली ये बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान एल्डर मैन को अलाउ नहीं करता है कि उसको राइट टू वोट दिया जा सके जो मीटिंग होती है म्युनिसिपैलिटी की। आप लोगों को पता है हमारे संविधान में संशोधन करके 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके म्युनिसिपैलिटी और इसी के साथ में सॉरी पंचायती राज सिस्टम और इसी के साथ में म्युनिसिपैलिटी लाएगी। यानी कि 73वां संविधान में संशोधन था पंचायत बनाने का, 74वां संविधान में संशोधन था म्युनिसिपैलिटी बनाने का। तो ये जो म्युनिसिपैलिटी यहां पर बनाई गई है जो कि आप लोगों को सिटी के लेवल पर देखने को मिलती है, इसमें एक एल्डर मैन होता है। तो एल्डर मैन जो होता है उसको वोट डालने का अधिकार नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है। आखिर क्यों नहीं है और एल्डर मैन होता क्या है, पहले आप लोग ये समझिए। एल्डर मैन जो होता है वो एक मेंबर होता है सिटी काउंसिल या फिर म्युनिसिपल बॉडी के अंदर में, जो यहाँ पर एक तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन कि हाँ ये पर्टिकुलर एरिया में क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी एल्डर मेंबर यहाँ पर लेता है। और अकॉर्डिंग टू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 एलजी, इसी के साथ में ऑफ नेशनल कैपिटल दिल्ली नॉमिनेट कर सकता है 10 इंडिविजुअल अबव द एज ऑफ 25 यहाँ पर एज ए इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर इसलिए बेसिकली यहाँ पर ये बात बोली गई कि क्योंकि मैक्सिमम ये सारी कहाँ से निकल कर आ रही है, चीजें नॉमिनेशन से निकल कर आ रही है। तो ऐसे इंसान को वोटिंग अधिकार देना, तो ये कई बार आप लोग बोल सकते हैं कि वोटिंग अधिकार उस इंसान को मिलना चाहिए जो रियलिटी में अपना वोट जो है वो पाकर जनता के थ्रू चुनकर आए, अगर ढंग से देखा जाए तो एल्डरमैन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टैंडिंग कमेटी के अंदर में या फिर यहाँ पर म्युनिसिपल जो कॉर्पोरेशन है उसके अंदर में इन हाउस या फिर वार्ड कमेटी की मीटिंग के अंदर में, पर लेकिन उसको वोटिंग अधिकार देने से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मना कर दिया गया, इसलिए यहाँ पर ये पूरा मामला जो है वो न्यूज में आ गया था। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके बारे में। जो यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी होती है वो ग्राउंड लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन देखती है देश के अंदर में, तो ये आप लोग समझ सकते हैं, खासकर सिटीज के अंदर में जब हम लोग बात करते हैं। तो इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन थी। एल्डरमैन क्या होता है अब आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमारे शरीर के अंदर में कितने प्रतिशत पानी पाया जाता है ये आप लोग बताइए, देखता हूं कौन कौन बताता है। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत पानी पाया जाता है ये भी आप लोगों को बताना है, देखता हूं कौन कौन बताता है। दोनों क्वेश्चन के आंसर मैं ही दूंगा, एक बार आप लोग अटेम्प्ट कर लो। पर मुद्दा यह है कि जो पानी इतना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए बेसिकली शरीर के लिए, वही पानी जो है उसके अंदर में यूरेनियम काफी ज्यादा अभी रिसेंटली देखने को मिल रहा है और नाइट्रेट, जिसकी वजह से वो पानी जो है वो पोल्यूटेड होता जा रहा है। तो इसी के बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल है कि ग्राउंड वाटर क्वालिटी, जो पानी ग्राउंड के अंदर से निकाला जाता है उसकी क्वालिटी जो है वो डिग्रेड होती जा रही है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। अगर बात करूं मैं हमारी बॉडी के अंदर में, तो लगभग 60 से 65% जो है हमारी बॉडी के अंदर में आप लोगों को पानी देखने को मिलेगा। और अगर बात करूं यहाँ पर अपनी प्यारी पृथ्वी यानी कि अर्थ के बारे में, तो लगभग 71% जो पृथ्वी पर आप लोगों को यहाँ पर पानी देखने को मिलेगा। 29% भाग पर आप लोगों को मिट्टी यानी कि लैंड यानी कि जमीन वगैरह आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो ये तो हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन। अभी मैं आप लोगों से बात करता हूँ ग्राउंड वाटर के बारे में। हमारे देश के अंदर में एक पर्टिकुलर बोर्ड है। देखिए जब भी कोई बोर्ड बनाया जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा कोई एरिया है जिसमें कोई दिक्कत है तो उसको लेके चलना है, उसको सुधारना है। तो यहाँ पर ये आप लोगों को काम करता हुआ नजर आता है, जिसको सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड हम लोग बोलते हैं। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो पानी की बात की जा रही है तो सीधी सीधी बात है पानी की वाली ही कोई मिनिस्ट्री होगी। तो याद रखिएगा ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसी वाटर बोर्ड के द्वारा जब चीज़ों का एनालिसिस किया गया तो उसी से बातें सामने निकल कर आ रही हैं और उसी के बारे में मैं आप लोगों से यहाँ पर बातें करने वाला हूँ। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के द्वारा बोला गया कि जो ग्राउंड वाटर है वो कई पार्ट्स में दिल्ली के अंदर में यहाँ पर ब्लैकिश देखने को मिला है, ब्रैकिश वाटर विद अ हाई प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट एंड द यूरेनियम। तो ये बातें यहाँ पर बोली गई है। तो ये जो पर्टिकुलर यहाँ पर इतना सॉरी नाइट्रेट और जो यूरेनियम देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से बॉडी के ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। एक शब्द मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा, खासकर मैं चाहूंगा कि वो शब्द आप लोग याद रखिए क्योंकि कल को उससे क्वेश्चन बन सकता है। और ये शब्द यहां पर लिखा हुआ है, इसको बोला गया बेसिकली नेफ्राइटिस, ठीक है। तो नेफ्राइटिस, तो ये जो यहाँ पर नेफ्राइटिस है यहाँ पर ये किडनी को डैमेज करना बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं, किडनी को बर्बाद करने वाली या गुर्दों की क्षति करने वाली बीमारी आप लोग इसको बोल सकते हैं। ये यूरेनियम की वजह से होती है।
तो जो यहाँ पर अगर देखोगे ये हेल्दी है और यहाँ पर ये इसके अंदर में एक इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन आ गई, तो ऐसी किडनी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और किडनी खराब होती है तो फिर आप लोगों को पता है कि इंसान की चेंज होती है। एक किडनी अगर खराब हो जाए तो एक पे हालांकि काम चलता है पर लेकिन खतरनाक है। यहाँ पर जो ये पानी मिल रहा है ब्रैकिस जो वाटर आप लोग बोल रहे हैं, तो ब्रैकिस वाटर सबसे ऊपर देखोगे तो यहाँ पर आप लोग को ब्रेनी वाटर बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर में पार्ट्स पर मिलियन अगर हम लोग इम्प्योरिटी के बारे में बात करें तो 50+ रहती है। ठीक है, यहाँ पर सालिन वाटर जो रहता है 30 से 50 आप लोगों को देखने को मिलेगी। ब्रैकिस वाटर में यहाँ पर ये 5 से लेकर 30 तक, और फ्रेश वाटर में यहाँ पर 0 से लेकर 5 तक यहाँ पर आप लोगों को नजर आती हैं चीजें। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर पानी की इस पैटर्न में आप लोग समझ सकते हैं किसको आप लोग ब्रेनी वाटर, किसको आप लोग सालिन, किसी को ब्रैकिस और किसको आप लोग फ्रेश वाटर बोलते हैं। तो ये अलग अलग पैटर्न में आप लोग यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर जैसे रेड सी में कौन सा पाया जाता है, मेडिटेरेनियन सी में कौन सा, ब्लैक सी में कौन सा, बाल्टिक सी में कौन सा, तो ये भी बताया गया है। और पीने लायक पानी कौन सा है, तो ये भी आप लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। ब्रैकिस वाटर जो है वो एक तरीके से सालिन, एक तरीके साल्टियर देन द फ्रेश वाटर बट नॉट सोल्टी एज ए सी वाटर, यानी कि उसके बीच का पानी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये पर्टिकुलर पानी जो है उसके अंदर में नाइट्रेट यानी कि NO3 जो कि देखने को मिल रहा है। अगर हायर ये हो जाता है तो खासकर जो बच्चे होते हैं उनके लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। नॉर्मली अगर बात करें परमिशेबल लिमिट जो है इसकी 45 मिलीग्राम पर लीटर में अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इससे ज्यादा अगर हो जाए तो फिर दिक्कतें यहां पर देखने को मिल जाती है। और यूरेनियम तो खतरनाक है, यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव तत्व है, पर फिर भी ये नेचुरली पाया जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं पाया जाता है, पर लेकिन इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ने लगती है तो फिर यहाँ पर जो नेफ्रेटाइटिस जो बीमारी आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये गुर्दों को बर्बाद करने वाली बीमारी है। तो अगर किसी रीजन में यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कतें देखने को मिले कि वहाँ पर गुर्दों की जो बीमारी की वजह से वहाँ पर ज़्यादा केसेस निकल कर आ रहे हैं, तो समझ जाना चाहिए कि उस एरिया में कोई ना कोई पानी को लेकर इशू चल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो इसलिए कहते हैं कि पानी जो है वो इंसान के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है यहाँ पर, खासकर एनर्जी का भी। अगर उसमें दिक्कत हो जाएगी तो इंसान जो है वो अपने आप ही निपटना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कन्फ्यूजन इसके बारे में नहीं होना चाहिए। पानी का ध्यान रखा करो, कोशिश किया करो कि हर घंटे में एक एक गिलास, आधा आधा गिलास पानी पीते रहा करो। अगर लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हो या घर पे बैठ के पढ़ रहे हो तो ये आप लोग को बॉडी को हाइड्रेट रखेगा और अच्छे से आप लोग लंबे समय तक बैठकर पढ़ भी पाओगे। ओके, ये एक ऐसी भी न्यूज़ है जो कि लगभग 2 साल से अभी न्यूज़ में देखने को मिल रही है। पहले भी मैंने ये लगभग 2021 में और 20 के बीच में मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, फिर से अभी यहाँ पर न्यूज़ में आ रही है। यहाँ पर बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। क्या लग रहा है, पत्ता है कोई, क्या लग रहा है आप लोगों को क्या है? इसको बोलते हैं डिकन्सोनिया। डिकन्सोनिया जो है एक फॉसिल है जो कि ये माना जाता है कि पृथ्वी पर ये अर्लीस्ट एक ऐसा जीव है जो कि पाया जाता था, उसके फॉसिल फ्यूल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 2 साल पहले हमारे देश के अंदर में मध्य प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश में MP में भोपाल के अंदर में यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिली थी, और अभी फिर से यहाँ पर ये न्यूज़ में आ रहा है। इसके बारे में बात की जा रही है कि डीके यानी कि नहीं खत्म होते जा रही हैं चीज़ें, तो उसके चलते यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। एक तो ये जो पर्टिकुलर प्राणी है इसको ये बोला जाता है कि ये पृथ्वी पर ओल्डेस्ट एनिमल है, यानी कि ये धरती पर सबसे पुराना जानवर है। एक तो ये बात बोली जाती है लगभग 570 मिलियन ईयर एगो, तो आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। ये एक्सटेंट हो गया फिर बाद में चलकर, पर लेकिन इसको एक तरीके से यहाँ पर लिंक भी माना जाता है कि जो धरती पर पहले जो लाइफ आई और उसके बाद में जो चीज़ें स्टार्ट हुई, तो इसको एक कनेक्टिंग लिंक के तरीके से भी यहाँ पर देखा जाता है डिकन्सोनिया को। अब तक यहाँ पर ये माना जा रहा था कि यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया, रसिया, यूक्रेन, चाइना इन एरिया में पाए जाते हैं, पर जब से इसके फॉसिल्स जो हैं वो हमारे देश के अंदर में यानी कि इंडिया के अंदर में भी देखने को मिले हैं, तब से इसके ऊपर कई सारी स्टडी हो रही हैं और कई सारी चर्चाएं चल रही हैं कि इस तरीके से कि इस एरिया में भी यहाँ पर ये चीज़ें पाई जा रही हैं। तो डिकन्सोनिया की वजह से जो भोपाल मध्य प्रदेश जो है वो इंपॉर्टेंट हो गया है। और पर्टिकुलरली शब्द देकर आप लोगों से पूछ ले क्या है कि लेटेस्ट रडार है, मिसाइल है, ये अभी रिसेंटली जो है एक वायरस है, तो इस तरीके से भी आप लोग को टर्म जो है पर्टिकुलर वो पता होनी चाहिए। तो ये पर्टिकुलर टर्म के बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा और क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आप लोग को बताई है ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी, कोई कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लोकेशन भी आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट न्यूज है, ध्यान से सुनिएगा। कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोग को बताऊंगा जो कि आप लोग समझ सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी यहाँ पर यह बताया गया कि हम लोग जो है जो ऑल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग डेटा कलेक्ट कर रहे थे आरोग्य सेतु ऐप के थ्रू, वो यहाँ पर डिलीट कर दी गई हैं।
कोविड-19 जैसे आया हमारे देश के अंदर में लोगों की ट्रेसिंग स्टार्ट कर दी गई कि ये कहाँ से आ रहा है, क्या क्या चीज़ें चल रही है, किस किस को दवाइयाँ दी गई हैं वहाँ पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस जो फैलने से रोके जा सकें। तो उस टाइम पर दुनिया भर का डेटा जो है सरकार ने इस पर्टिकुलर ऐप के थ्रू इकट्ठा किया। तो यहाँ पर यह माना जा रहा था कि अगर अभी भी उन लोगों को ट्रेस किया जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि पार्ट 3 के अंदर में जब आप लोग जाते हैं तो आप लोग एक प्राइवेसी का एक प्रोविजन देखने को मिलता है आर्टिकल 21 के अंदर में। तो ये राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। तो जो ये राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है, केएस पुत्तास्वामी केस आया था हमारे देश के अंदर में 2017 में, तब से यहाँ पर राइट टू लाइफ के अंदर में यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी भी डाल दिया गया था। तो राइट टू प्राइवेसी का हनन हो रहा है अगर सरकार जो है वो उसको ट्रेस कर रही है। तो उसके चलते अभी यहाँ पर ये बोला गया कि सरकार ने वो डेटा डिलीट कर दिया गया है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, खासकर जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनको कोई ट्रेस नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पोल्यूशन कितनी ज्यादा खतरनाक चीज है उसके बारे में तो आप लोगों को पता ही है कि कैसे पोल्यूशन आज के डेट में दुनिया में घुसता जा रहा है। उसी पर्टिकुलर पोल्यूशन को कम करने के लिए बहुत सारे अवेयरनेस चलाए जाते हैं। तो ये एक नेक्स्ट लेवल की अवेयरनेस न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की साइड से। उसके द्वारा अभी यहाँ पर इंडिया एनर्जी वीक देखने को मिला, भोपाल के अंदर में सेलिब्रेट किया गया। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को एक जैकेट प्रस्तुत की गई, उनको बेसिकली जैकेट दी गई पहनने के लिए। वो प्लास्टिक बोतल रिसाइकिल कर बनाई गई थी। तो सोचो अगर कल को चलकर इस तरीके के कपड़े बनाने लगे, ऐसी जैकेट्स बनाने लगे जो कि रिसाइकिल करके बनाई जा रही है, तो प्लास्टिक की खपत जो है वो एक तरीके से एक होनी स्टार्ट हो जाएगी। और जिसको लेकर हम लोग टेंशन में रहते हैं यार प्लास्टिक कहाँ जाएगी, उसका एक अच्छा यूटिलाइजेशन होता हुआ नजर आएगा। तो ये एक पॉजिटिव बात बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक के अंदर से यहाँ पर इसरो के द्वारा यहाँ पर ये सिस्टम स्टार्ट किया गया, जिसमें बातें सामने निकल कर आई। यूनियन मिनिस्टर फॉर जो इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन है, इनका नाम है अश्वनी जी वैष्णव, जो है इनके द्वारा लॉन्च किया गया डिजिटल पेमेंट उत्सव। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के लिए बन सकती है डिजिटल पेमेंट उत्सव के बारे में अगर आप लोगों से कोई पूछे। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं छोटे छोटे आप लोगों से। तो अगर कल को चल के पूछने लगे यहाँ पर कि किसके द्वारा यहाँ पर कौन से मिनिस्टर साहब के द्वारा यहाँ पर ये लॉन्च किया गया है, तो ये एटलीस्ट आप लोगों को यहाँ पर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो कम से कम ये इस तरह की छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि कई बार स्टेटमेंट देकर भी आप लोगों से पूछ ली जाती है। एम क्या है? एम ये है कि कैसे लोगों को डिजिटली पेमेंट के लिए अक्रॉस द कंट्री लोगों को अप्रिशिएट करना है, सपोर्ट करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करने लगे। आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग जो है डिजिटल पेमेंट करते हैं? मतलब आप लोगों को क्या फॉलो करते हैं? अगर आप लोगों को पैसे देने पड़े कहीं पर और डिजिटल पेमेंट करने पड़े तो कौन सी चीज़ आप लोग ज़्यादा प्रेफर करते हो, ये आप लोग बताइए। तो देखता हूँ कौन कौन आंसर देता है। ठीक है, आप लोगों से मैंने डिस्कस किया था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एज ए एक्सपोर्ट हब की बात यहाँ पर की जा रही है और इसी के लिए एक पर्टिकुलर शब्द यूज किया गया था हमारे बजट के अंदर में, जो कि मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था। तो देखता हूँ उसके बारे में कौन बताता है। आप लोग इसको थोड़ा सा वो कर लेना, बेसिकली पॉज कर लेना एक बार और उसके बारे में बताइए और फिर सुनिएगा कि मैं शब्द क्या यूज कर रहा हूँ, जिसकी हमारी देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बोला गया एक शब्द था जिसको बोला था यूएम मतलब यूनिटी मॉल। यूनिटी मॉल एक ऐसी स्थान जहां पर सारे प्रोडक्ट रखे जाएंगे और उनको बेसिकली खासकर जैसे कि नहीं जीआई टैग मिल रहा है वो वाले प्रोडक्ट या कोई फेमस प्रोडक्ट है। और यहाँ पर 766 डिस्ट्रिक्ट हैं, बेसिकली 765 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है, जो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट। देखो डिस्ट्रिक्ट ना कई बार कई सारे बनते रहते हैं, एक तरीके से खत्म होते रहते हैं। तो फिलहाल ये पीआईबी का डेटा है, उसने बोला है कि देश के अंदर में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उन्होंने बोला कि 765 डिस्ट्रिक्ट हैं देश के अंदर में। तो फ्रॉम ऑल 765 डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर ये बेसिकली ये सारी चीजें जो हैं उनको स्टार्ट किया जा रहा है। तो सोचो हर डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट अगर फेमस सामने आएगा तो कितना फायदेमंद यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है आईसीआरए की फुल फॉर्म क्या है अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप लोग बताइए। देखो जो भी बोलता हूं ना एक बार पहले बता दिया करो, फिर तो मैं आप लोगों को आंसर देता चल ही रहा हूं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए वैसे। ठीक है, तो जैसे आप लोग एक बार उसको अटेम्प्ट कर लोगे तो उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा होगा कि आप लोगों ने एक बार बता दिया तो फिर जब मैं आप लोगों को चीजें वो एक्सप्लेन करूंगा तो उसको आप लोग और अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो इसलिए कहता हूं कि एक बार आप लोग इसकी एक रिपोर्ट आई है आईसीआरए की, उसमें बताया गया है कि हमारे देश के अंदर में जो ट्रैफिक है वो 96% टच कर गया है 1.25 करोड़ इन जनवरी, यानी कि पहले वाले लेवल पर आ रहा है। कोविड-19 के चलते जो चीज़ें खत्म हो गई थी फिर से यहाँ पर चीज़ें बढ़ती नजर आ रही है। आईसीआरए क्या है बेसिकली, इसको इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया के नाम से आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है हमारे देश के अंदर में जो यहाँ पर ये बातें बताती है। तो इसके द्वारा यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन अभी रिवील की गई है। ओके, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कम से कम आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा अभी मॉनेटरी पॉलिसी सामने निकाल कर लेकर आई गई। तो आरबीआई ने बोला है कि रेपो रेट जो है 25 बेसिस पॉइंट जो है बढ़ गया है और 6.5 हो गया। यहाँ पर रेपो रेट क्या रेट होता है आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर रेपो, देखो कोई भी क्वेश्चन जब मैं पूछता हूँ मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ वीडियो को पॉज कर लिया करो एक बार, ठीक है, तो वहीं तुरंत और फिर एक बार ट्राई कर लिया करो और फिर आंसर आप लोग देख लिया करो। तो इससे लंबे समय तक आप लोग उसको याद रख पाओगे और जैसे जैसे चीज़ें आप लोगों की याद रहती है फिर दिक्कत नहीं रहेगी। रेपो रेट एक ऐसा रेट होता है जिसपे यहाँ पर जो बैंक होते हैं उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एक सपोर्ट प्रोवाइड कराता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो वो रेपो रेट पर यहाँ पर पैसा देता है। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनसे वापस लेता है तो फिर रिवर्स रेपो रेट वो हो जाता है बेसिकली, ठीक है। तो ये एक बैंक रेट होता है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रेट होता है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो यहाँ पर डिसाइड करती है हमारे देश के अंदर में, जिसको हेड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर करते हैं। टोटल मिलाकर इसके अंदर में 6 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इनके द्वारा अभी बताया गया कि 6.5 हो गया है, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी न्यूज़ बना करें तो हल्का सा देखिए, जब आप लोग उसको समझना स्टार्ट करोगे ना, स्टार्टिंग में तो लगता है कि यार ये क्या क्या आ रहा है, जो पहली बार सुनना स्टार्ट करता है, पर लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो आप लोग इन चीज़ों को समझ पाओगे अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, ये है बेसिकली लैंडिंग कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर लैंडिंग कार्ड जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है फॉर एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। इसके द्वारा एक्वायर किया गया पर्सनल लोन प्रोवाइडर जिसका नाम है यहाँ पर अपवर्ड्स। तो लैंडिंग कार्ड ने जो है अपवर्ड को खरीद लिया है, ये आप लोग बोल सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट जो है एक तरीके से माइक्रोसॉफ्ट का जो यहाँ पर यहाँ पर शट डाउन कर रहा है बेसिकली टीम फ्री क्लासेस जो वर्जन है यहाँ पर। ये एक पर्टिकुलर एक सिस्टम होता है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा चलाया जाता था, तो उसको कुछ फायदेमंद नहीं लग रहा है तो इसको बंद करने जा रहा है। सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर 39 जो एंटिटीज हैं उनको बोला गया कि यूज कर सकती हैं EKYC, यानी कि नो योर कस्टमर। जैसे बैंक के अंदर में आप लोग KYC जमा करते हैं तो आधार ऑथेंटिकेशन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी है कि सही इन्फॉर्मेशन सही इंसान तक पहुंचे। तो EKYC अलाउ उनके द्वारा की गई है सेबी के द्वारा। तो ये जैसे नहीं आप लोगों के पास में मैसेज आता है कि हाँ ये आप लोगों का आधार कार्ड है, तो वो वाली चीज़ें। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के द्वारा इशू की गई न्यू गाइडलाइन जिससे डिजिटल इकोनॉमिक टैक्स जो है उसको सिस्टमेटिक वे में लेकर चला जा सके। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है एक तो मॉनेटरी पॉलिसी वाला याद रख सकते हैं, ये शट डाउन किया जा रहा है, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। सेबी के द्वारा EKYC के बारे में बात की जा रही है, कौन किसको खरीद रहा है, तो बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, ज़्यादा कंफ्यूजन में नहीं आना है। इंपॉर्टेंट है, जितने स्टार लगा लोगे उतने कम होंगे, मैं तो ये बोलूंगा इस वाली न्यूज़ के ऊपर में। बात की जा रही है किसके बारे में, यहाँ पर बात की जा रही है अभी तुर्की के अंदर में बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, ठीक है। तो स्टार क्यों लगवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 15,000 के करीब लोगों की जान चली गई, इसलिए स्टार लगवा रहा हूँ। नहीं, स्टार इसलिए लगवा रहा हूँ कि इसकी वजह से एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम है ऑपरेशन दोस्त। उस कंट्री के लिए ऑपरेशन दोस्त हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो कंट्री हमको जम्मू एंड कश्मीर वाले मुद्दे पर सपोर्ट भी नहीं करती है। समझ रहे हैं हमारा दिल कितना बड़ा है। तो तुर्की जो कि हमको सपोर्ट नहीं करती, हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, तो इंडिया ने लॉन्च किया है ऑपरेशन दोस्त, असिस्टेंट प्रोवाइड कराने के लिए तुर्की और सीरिया को। अर्थक्वेक की वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई, हमारी जो बहुत सारे लोगों की इनकी जान गई। हमारी जो आर्मी है उसके बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पर काफ़ी अच्छे से ग्राउंड लेवल पर सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। बाकी यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं यहाँ पर जेलेंस्की साहब, वो लंदन पहुँच गए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि ब्रिटिश फाइटर जेट जो है वो उनको मिल जाए। लड़ाई जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है, आप लोग समझ सकते हैं कितना लंबा यहाँ पर ये लड़ाई खिंचती जा रही है। और अभी यहाँ पर पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है जेलेंस्की साहब को। तो कहीं ना कहीं दोनों का ही नुकसान हो रहा है यहाँ पर, यूक्रेन का भी और रशिया का भी। तो ये एक ऐसी लड़ाई चल रही है जो कि गले की फांस बनती जा रही है दोनों ही देशों के लिए। तो देखते हैं कहाँ पर जाकर ये रुकती है। तो ये पर्टिकुलर न्यूज़ है, ठीक है, ये जरूर याद रखना, ऑपरेशन दोस्त, ठीक है। दुश्मनों के साथ भी हम लोग ऑपरेशन दोस्त चला देते हैं, समझे। आइए कुछ बेहतरीन क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, जिनको अटेम्प्ट करने से आप लोग के अंदर में कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्टअप होने वाला है। इनके आंसर मैं बताऊंगा, पहले आप लोग एक बार अटेम्प्ट कर लो, एक एक क्वेश्चन करके यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बात कर रहा है अग्नि 4 मिसाइल के बारे में। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है। इसके अंदर में लिक्विड फ्यूल आप लोगों को देखने को मिलता है। इसको बेसिकली 1 टन तक का न्यूक्लियर वॉर हेड जो है लगभग 750 किलोमीटर तक यहाँ पर ये क्या कर सकती है, डिलीवर कर सकती है। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। अगर कॉमन सेंस भी आप लोगों ने यूज की होगी यहाँ पर हमारे देश की अग्नि मिसाइल के बारे में, तो भी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जो है वो देने में कहीं ना कहीं से आप लोग सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है। प्रधानमंत्री यहाँ पर देखिए, ये मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों से, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान, ये बजट की वीडियो जब मैंने डिस्कस की थी उस टाइम पर मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से
ये योजना के बारे में किससे रिलेटेड है यहाँ पर? ये ट्रेडिशनल क्राफ्टमैन, फार्मर, स्टार्टअप या फिर ऑल ऑफ द अबव? डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। बात की जा रही है इंडिया जो है वो हेल्प कर रही है एक दोस्त, पर्टिकुलर दोस्त की, ऑपरेशन दोस्ती के थ्रू। तो तुर्की अफगानिस्तान, तुर्की सीरिया, अफगानिस्तान ईरान, तुर्की या फिर कुवैत? सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है NISAR। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएगा यहाँ पर। इसका बेसिकली आप लोगों को मैं डिटेल में एक्सप्लेन भी करूंगा, तो देखता हूं कौन कौन सही से इसका आंसर देता है। ऑपरेशन निसार बेसिकली आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो ऑपरेशन निसार के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है अगर मैं आप लोगों से पूछूं? निसार जो है वो डिजाइन किया गया है एक तरीके से बाय द स्पेस एजेंसीज ऑफ USA एंड इंडिया पार्टनरशिप, और साइन किया गया था 2014 में। ये लो अर्थ ऑर्बिट में एक ऑब्जर्वेटरी आप लोगों की देखने को मिलेगी। ये हेल्प करेगा पूरे संसार को 12 दिनों तक का, बेसिकली इट विल मैप, एक तरीके से मैप करेगा, एक मैप हेल्प करेगा जिसमें पूरी दुनिया जो है फिर हेल्प हो पाएगी। ये फिर सारी की सारी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। ढंग से एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। कौन सी कंट्री की बॉर्डर टच करता है ये आप लोगों को बताना है। तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पर तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान या फिर ऑल ऑफ द अबो? मैप दिखाकर डिस्कस करूंगा डिटेल में। क्वेश्चन है एक CSAT का, आप लोगों को डिस्कस करना है इसको। बेसिकली एक ये डायरेक्शनल बेस्ड क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करिए, फिर आप लोगों को आंसर इसका बताया जाएगा। इसके चलते तब तक मैं आप लोगों को एक मैप बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट कराता हूं। आप लोग इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो, फिर मैं आंसर बताऊंगा, तो आप लोग मैच कर लेना और बताना कि आप लोगों का स्कोर इसके अंदर में कैसा रहा। स्कोर जरूर लिखा करो, ठीक है। तो इसका स्कोर भी मुझे सुनना होता है आप लोगों से, कई सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो अच्छा लगता है। इंपॉर्टेंट है, बात की जा रही है क्रू द्वीप के बारे में। तो यहाँ पर ये क्रुवा जो द्वीप है बेसिकली यहाँ पर ये एक आइलैंड है, ये कहाँ पर लोकेटेड है तो ये आप लोगों को बताना है। ये एक रिवर डेल्टा है वहां पर आप लोग देखने को मिलेगा, और रिवर का नाम है यहाँ पर काबिनी। तो काबिनी रिवर कहां पर है? केरला, इंडिया में आप लोगों को यहाँ पर ये चीज नजर आएगी, तो उसमें आप लोग यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। पर्टिकुलर लोकेशन में आप लोगों को दिखा देता हूं ताकि आप लोग समझ सकें एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है। यहां पर आप लोग इसको देख सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है। बहुत सारे द्वीप जो है रिसेंटली मैंने इंडिया के अंदर कौन कौन से आइलैंड है वो आप लोगों के कवर करा रहा हूं, जिसमें कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाए तो माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। आइए अब देखता हूं, बताइए कितने आप लोगों को सही हुए। पहले तो आप लोगों को ये बताना, इसके बाद में आंसर देखना स्टार्ट करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने था यहाँ पर, ये था बेसिकली मिसाइल अग्नि 4 के बारे में। आप लोगों को पता है हमारे देश में एक मिसाइल है जिसका नाम है अग्नि 5। इतना तो आप लोगों को पता है कि अग्नि 5 जो है उसकी मारक क्षमता जो है 5000 है, और बाकी सारी की सारी मिसाइल जो है उसके नीचे हैं। तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर आप लोगों को पता है कि ये सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है। ये बिल्कुल कॉमन है, कितनी बार आप लोगों से यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस किया है कि ये एक सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है। तो याद रखेगा 4000 किलोमीटर के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा। 2 स्टेज है इसके अंदर में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा यहाँ पर, यानी कि ये एक तरीके से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओनली 1 स्टेज आप लोगों को यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है, तो 2 स्टेज फ्यूल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो 4000 किलोमीटर तक वार करने वाली ये अग्नि 4 मिसाइल के बारे में बात की जा रही है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर ए हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर, ये बेसिकली किसके लिए है यहाँ पर? इसका आंसर ए है। ये मैंने डिस्कस भी किया था। प्रधानमंत्री जो यहाँ पर बेसिकली विश्वकर्मा कौशल सम्मान के बारे में, ये जो स्कीम है ये अनाउंस की गई थी 2023-24 के लिए बजट में अभी रिसेंटली, जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से कि काफ़ी अच्छी सपोर्ट देखने को मिलेगी। खासकर उन लोगों के लिए फोकस किया जाएगा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में, वुमेन और वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पर, ठीक है। तो ट्रेडिशनल जो बेसिकली क्राफ्ट मैन के बारे में बात की जा रही है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर ऑपरेशन दोस्त के बारे में। ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि तुर्की और सीरिया को सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए हमारे देश के अंदर से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर भेजी गई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के थ्रू, ताकि चीज़ों को सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके। और यहाँ पर तुर्की के अंदर में अच्छे लेवल पर हम लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। निसार के बारे में बेसिकली मैंने आप लोगों से डिस्कस करने के बारे में बात की थी। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसको बोलते हैं, एन से है बेसिकली, देखिए दोनों से मिलकर काम है। एन से है नासा, NASA USA की एजेंसी, आई से है इसरो, जैसे यहाँ पर इसरो हो गया। और इसके बाद में बोलते हैं सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो ये एक प्रोजेक्ट है नासा का और इसरो का, डेवलप किया जा रहा है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के लिए। तो ये सिस्टम आप लोग यहाँ पर याद रखेगा। तो सारी की सारी स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल करेक्ट है। इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर में जो कि लॉन्च किया जा रहा है, 2014 में साइन किया गया था एग्रीमेंट, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2024 में इसको लॉन्च किया जाएगा लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी के लिए यहाँ पर ये, ठीक है। तो 12 दिन तक यहाँ पर ग्लोबल मैप करेगा एक तरीके से, और उसके बाद में एक अच्छा सा सिस्टम सामने निकाल कर लेकर आएगा। तो आंसर यहाँ पर इसका डी हो गया, ठीक है। अफगानिस्तान का मैप अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग समझ पाओगे, हमारे देश के साथ में भी अफगानिस्तान बॉर्डर टच करता है, याद रखिएगा।
बाकी यहाँ पर कौन कौन सी कंट्री जो है वो टच कर रही है, तो उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और इंडिया। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। और ऊपर से चाइना भी आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर कनेक्ट करता हुआ नजर आता है। अभी यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव आंसर है आप लोगों के सामने। मैप आप लोगों ने देख लिया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोगों को डी देखने को मिलेगा। दोनों तरीके से मेथड है आप लोगों के सामने, यहाँ पर देख लेना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैप हम लोगों ने कवर कर ही लिया है, तो कोई डाउट हो तो बताना। एग्जैक्ट लोकेशन हम लोगों ने देखी है अभी। ये आप लोगों के सामने वोकैबलरी है, ये मैंने पहले भी डिस्कस की थी आप लोगों से, तो इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करिएगा। और आज संडे है, तो संडे में थोड़ा सा आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा जो भी चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं, ताकि लंबे समय तक आप लोग उनको याद रख सको। देखिए बेसिक पर्पज मेरा यही रहता है कि आप लोगों के लिए हर दिन जो है वो लेक्चर लेकर आ जाए, ठीक है। इसीलिए मैं किसी भी दिन जो है वो ऑफ नहीं रखता हूं। मैं चाहता हूं कि कम से कम जो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, कम से कम उनको कोई नुकसान न देखने को मिले, वो अपने आप को एक डिसिप्लिन में रख पाए, ठीक है। और जो भी आप लोग एग्जाम आ रहे हैं उनको अच्छे से आप लोग देख रहे ना। आज भी शायद कोई एग्जाम है, कई सारे बच्चे जो है वो मेल कर रहे थे। तो ऑल द बेस्ट यार, आप लोगों को सबको दिल से बेसिकली शुभकामनाएं हैं, सबका पेपर अच्छा हो। और पेपर जरूर शेयर करना आने के बाद में studyloverveer@gmail.com पर, ताकि मुझे पता चलता रहे कि कैसा पेपर रहता है। और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर किया करो आने के बाद में, ठीक है। और बाकी पेपर जो होता है वो आप लोग की जो आप लोग की क्षमताएं हैं उसको कभी भी वो आंकने लायक एक सही चीज नहीं होती है। आपकी क्षमताएं आप लोग अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं, तो ये मत सोचना कि पेपर उनको डिसाइड करता है। आप लोग के अंदर में बहुत कैपेबिलिटी है, जिस चीज के ऊपर टाइम देना स्टार्ट कर दोगे वही सुधर जाएगी। कहते नहीं कि छोटी सी रस्सी भी अगर पत्थर पर रगड़े मारने स्टार्ट कर दे तो पत्थर को चीर देती है बीच में से। तो वही क्षमता आप लोग के अंदर में है, बस आप लोग को पहचानने की जरूरत है। बाकी आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ, फीडबैक जरूर देना। और आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर जो है यूट्यूब को पसंद आएगा और वो इसके साथ में कोई छेड़खानी नहीं करेगा और यहाँ पर आज कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा। यार आप लोग भी फीडबैक दे दिया करो, वीडियो को लाइक या डिसलाइक कर कमेंट कर इससे यूट्यूब को पता चलता रहता है कि ये वीडियो कैसी है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि ये काम आप लोग जरूर किया करो। आते ही कम से कम यहाँ पर फिर ऐसी हरकतें देखने को नहीं मिलेगी। कल बहुत सारे बच्चे जो थे वो वीडियो नहीं देख पाए, फिर से अपलोड करनी पड़ गई, ठीक है। बाकी पीडीएफ टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर लेना। और आज संडे है, संडे को एक एथिक्स का क्वेश्चन भी मैं पोस्ट करूंगा टेलीग्राम पर, तो उसको भी आप लोग जरूर अटेम्प्ट करिएगा। ओके, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अच्छे से एंजॉय कीजिए। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, खुश रहो और एंजॉय करो, ठीक है।